हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। जहां से आपको मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। इसके लिए डाउनलोड करना होगा आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और इसके डाउनलोड करते ही आप जुड़ जाते हैं इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर्स के साथ। मैं योगेश्वर मिश्रा इस प्लेटफॉर्म से आपको जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री की क्लास ले रहा हूँ। साथ में ऑप्शनल विषय जो है एंथ्रोपोलॉजी हिंदी माध्यम में ले रहा हूँ। मेरा कोड UGM10 है। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन लीजिए, लॉगिन कीजिए और मेरे क्लासेस को आप देखते रहिए। ठीक है। अनअकैडमी के द्वारा देखिएगा यूपीएससी में बहुत सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसी संदर्भ में जो है यह जीएस कोर्सेज अवेलेबल है, जो प्लस और आइकनिक दो फॉर्म में है। प्लस कोर्स जो है 1 महीने से 36 महीने के लिए अवेलेबल है, और ये मेरा कोड UGM10 के साथ आप इसको करते हैं तो आपको 10% का बेनिफिट्स मिलता है। इसी प्रकार जो है आइकनिक कोर्स जो है वो 12 मंथ, 24 और 36 मंथ के लिए अवेलेबल है। उसके फी स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अन अकेडमी के द्वारा 2021, 2022 और 2023 के लिए जो है कंप्लीट प्रिपरेशन तैयारी करवाया जा रहा है जीएस और ऑप्शनल विषय को लेकर। और यह कोर्सेज जो है बाईलिंगुअल मैनर्स में है, हिंदी और इंग्लिश अलग अलग माध्यमों में संचालित की जा रही है। तो किसी भी माध्यम में जो आप कंफर्टेबल है, आप एडमिशन लेकर अपनी तैयारी को प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है। और यह जो कुछ ऑफर्स चलाए जा रहे हैं कॉम्बो कोर्सेज से लेकर, तो यह जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए, क्योंकि अभी तुरंत अभी जो है प्राइस हाइक होने वाले हैं एग्री कोर्सेज के। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप एडमिशन लेकर अपने स्थान को सुरक्षित कीजिए, और तैयारी जो है टॉप एजुकेटर्स के साथ आप कीजिए। ठीक है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, आप जैसे हमने पिछले क्लास में जो हमने इतिहास की श्रृंखला लेकर मैं आप आया था, हम उसके अंतर्गत आज मैं जो गुप्त साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बाद की जो महत्वपूर्ण जो राजनीतिक और सामाजिक घटनाएं जो भारत के संदर्भ में हो रही है, उन सब चीजों को मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं, तो गुप्त साम्राज्य जो है लगभग 240 ईस्वी से लेकर लगभग हम बात कर सकते हैं 550 ईस्वी तक उन्होंने क्या किया, भारत को एक राजनीतिक एक सूत्रता में बांधने का प्रयास किया इसने। ठीक है। और यह राजनीतिक एक सूत्रता जो है, जो लगभग मौर्य साम्राज्य के बाद जो है वह छिन्न भिन्न हो चुकी थी। तो कुछ हद तक जो है गुप्त वंश के शासकों ने एक राजनीतिक स्थिरता देने का भारत के इस काल में क्या किया, प्रयास किया, और कुछ हद तक दिया भी। ठीक है। गुप्त साम्राज्य में भारत की संस्कृति, वास्तुकला, चित्रकला के क्षेत्र में उत्कीर्ण वृद्धि होती है, और गुप्त शासकों ने इस पर अच्छा काम किया। इसलिए गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का गोल्डन एज कहा जाता है, कला और संस्कृति के दृष्टि से। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है। स्टूडेंट देखिएगा, इसमें गुप्त साम्राज्य के जो वो जानकारी के जो स्रोत होते हैं, जैसे हमने सभी जब इतिहास शुरुआत करते हैं तो हम बोलते हैं कि इनके एविडेंस के, इनकी जानकारी के क्या स्रोत होते हैं। यहाँ भी हम बात करते हैं जानकारी के जो स्रोत होते हैं वो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों में हम बांटते हैं। ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत लिटरेचर आते हैं, जो उस समय के राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के ऊपर जो है जो है वहाँ उस समय के विद्वानों के द्वारा लिखा गया। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत में हम मानते हैं पुराण। ठीक है, पुराण। ठीक है। तो 18 जितने भी पुराण है उसमें गुप्त काल के राजाओं के बारे में जिक्र किया गया। उसके अलावा जो है बहुत सारे लिटरेचर लिखे गए, जैसे कालिदास के द्वारा लिखा गया लिटरेचर, विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया लिटरेचर। ठीक है। जैसे देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक के द्वारा जो लिखा गया लिटरेचर है, मृच्छकटिकम, और कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया कामसूत्र, ये समस्त प्रकार के लिटरेचर हैं, जिससे हम देसी लिटरेचर है जिसके माध्यम से हमको गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार विदेशी जो नागरिक आए इस समय, जो विद्वान आए या यात्री आए, जैसे फाहियान सिंह भी ने भी गुप्त साम्राज्य के या उस समय के भारत के जो है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्व को प्रकाश किया है। उसी प्रकार हम बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत की हम बात करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक स्रोत में जो है हमें हमारे पास क्या आ जाएंगे, अभिलेख आ जाते हैं। जैसे प्रयाग प्रशस्ति की हम बात करें, या अभिलेख आ जाते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय, सॉरी, चंद्रगुप्त के समय का जो अभिलेख है, समुद्रगुप्त समय का जो अभिलेख है। ठीक है। उसके अलावा सिक्के आ जाते हैं। ठीक है। मुहरें आ जाती हैं। क्लियर चीजें, तो ये बहुत सारे अभिलेख हैं। उसके अलावा जो वास्तुकला के क्षेत्र में, वास्तुकला
के क्षेत्र में और जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं उसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, गुप्त काल के इतिहास के बारे में हमको इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में जो है आज आप लोग जो है मुझसे जो है गुप्त साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बाद भारत का मुख्य रूप से प्रशासनिक और सामाजिक संरचनाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसी स्थिति रही, उन सब के बारे में जो यूपीएससी के एग्जाम में आपसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। हमारा फोकस केवल इतना ही है कि आप लोगों का एग्जाम में जो इससे रिलेटेड जो पूरे क्वेश्चन जो आपकी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है और पूरा आपका क्वेश्चंस बने। ठीक है, इन सब चीजों को लेकर ही मेरे लिए आप मेरे द्वारा जो है आप लोगों के लिए क्या है कोर्स स्ट्रक्चर जो है यह तैयार किया गया है। ठीक है, तो देखेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो है भारत में एक सूत्र में बहुत समय तक नहीं आ सका, और मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति का लाभ जो है यूनानी, शक, पर्थियन और कुषाणों ने उठाया, और इन विदेशी आक्रमणकारियों में स्वयं को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुषाण ने अपने आप को साबित किया। ठीक है, दक्षिण भारत में कुछ हद तक जो है सातवाहनों ने क्या है स्थिरता लाने का काम किया, लेकिन तीसरी सदी आते आते सातवाहन भी समाप्त हो गए। इस प्रकार भारत की जो है राजनीतिक एकता जो है वह छिन्न भिन्न हो गई थी। ठीक है, और इसी समय हम देखते हैं लगभग पूरे भारतवर्ष के संदर्भ में देखते हैं, खासकर भारत के संदर्भ में नाग वंश आते हैं, दक्कन में वाकाटक आते हैं, और पूर्वी और उत्तर भारत में जो है गुप्त वंश आते हैं। और इन सब में जो है धीरे धीरे जो है गुप्त वंश ने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और कुछ हद तक जो है उन्होंने क्या किया, राजनीतिक स्थिरता जो है पूरे उत्तर भारत के संदर्भ में स्थापित करने का काम किया। ठीक है, गुप्त वंशों के बारे में हमको जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है वह जो है प्रयाग, अयोध्या, मगध और मध्य घाटी से हमको ये जानकारी मिल रही है कि गुप्तों ने अपना साम्राज्य जो है सर्वप्रथम जो है प्रयाग, अयोध्या, मगध और मध्य घाटी में स्थापित किया। क्लियर चीजें ये, और लगभग जो है 275 से लेकर लगभग 319 के मध्य जो है इन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति का खूब सारा विस्तार किया। और सबसे ज्यादा जो है क्षेत्र का विस्तार जो है वह समुद्रगुप्त के समय होता है, लगभग 335 से लेकर समुद्रगुप्त का शासनकाल जो है लगभग 335 से स्टार्ट होता है। उस समय जो है साम्राज्य का विस्तार जो है समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया। इन सब चीजों को हम इसको में देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम गुप्त वंशावली की बात करते हैं तो देखेंगे गुप्त वंश का पहला जो शासक के संदर्भ में हमको जानकारी मिलती है श्री गुप्त के बारे में मिलती है। ठीक है, और श्री गुप्त को जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उसके बाद घटोत्कच के बारे में हमको जानकारी मिलता है, इसका शासनकाल जो है लगभग 240 से लगभग 280 एडी के बीच में आता है, और इसने जो है महाराज की उपाधि धारण की थी। इस संदर्भ में आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम की हमको जानकारी मिल रही है, जो 319 से लेकर 335 या 334-35 तक क्या किया, वह शासन करता है। इसका शासन के बारे में जानकारी हमको मिलती है। इसने देखिएगा महाधिराज की उपाधि धारण की। महाधिराज की उपाधि धारण का मतलब है कि इसके अधीन जो है बहुत सारे क्या थे, राजा थे। इसने महाराज की उपाधि कर मतलब ये स्वतंत्र रूप से क्या किया था, अपने को राजा घोषित कर लिया था। ठीक है, घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, याद रखिएगा। इसने महाराज की उपाधि सॉरी, श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण नहीं की थी, जबकि घटोत्कच ने जो है वो महाराज की उपाधि धारण की थी। मतलब इसने अपने आप को क्या किया था, स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त जो है वह महाधीराज की उपाधि धारण करता है, और 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत होती है, हमको एविडेंस मिले हैं। और संभवतः जो है यह गुप्त चंद्रगुप्त के प्रथम के राज्याभिषेक का वह डेट है, और राज्याभिषेक के प्रतीक के रूप में इसने गुप्ता संवत को प्रारंभ किया। चंद्रगुप्त ने क्या किया, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, और वैवाहिक संगठन की शुरुआत की, और वैवाहिक संगठन के माध्यम से उसने बिहार और नेपाल के एक बहुत हिस्सों में जो है उसने अपना नियंत्रण स्थापित किया। क्लियर है चीजें। इसके बाद जो है हमको दूसरा हमको शासनकाल की जानकारी मिलता है, लगभग 335 से 375 हम बोल सकते हैं, कहीं कहीं बुक में 380 भी दिया है। ठीक है, तो 375 का जो समय है, 375 से 380 के बीच में आद्यानिक एक शासक का नाम आता है जिसका रामगुप्त, उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। लेकिन समुद्रगुप्त को कहीं कहीं स्रोतों से 325 335 या 380, लेकिन
335 आप 375 इसको समझिएगा। ठीक है। और समुद्रगुप्त के बारे में हमको जो जानकारी मिल रही है, देखिए समुद्रगुप्त ने क्या किया, पूरे भारत का विजय का अभियान चलाया। ठीक है। इसने उत्तर भारत के जो है लगभग 12 राजाओं को उसने परास्त किया था, जिसकी जानकारी जो है हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति प्रशस्ति से मिलती है। किसकी प्रशस्ति मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से इसकी हमको जानकारी मिल रही है, हरिसेन के। ठीक है। और इसकी विजय अभियानों को देखकर विल्सेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया है? हरिसेन ने किया। ठीक है। इसी प्रकार इसने दक्षिण भारत का भी विजय अभियान चलाया। ठीक है। समुद्रगुप्त के जितने भी विजय अभियान है उनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। जैसे आर्यावर्त की विजय, सीमांत राज्यों की विजय, आठवीं राज्यों की विजय, दक्षिण भारत के विजय और विदेशी राज्यों का विजय। ठीक है। इसने विदेशी शक्तियों को, खासकर शक कुषाणों को भी क्या किया, इसने परास्त कर दिया। ठीक है। इसी के समय जो है समुद्रगुप्त के ही समय ही श्रीलंका के शासक मेघवर्धन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी, जिसने इसने प्रदान किया था। क्लियर चीजें। इसका देखेंगे, इसके विभिन्न अभियानों में जानकारी हमको कहाँ से मिल रही है? प्रयाग प्रशस्ति से मिल रही है, जिसकी रचना किसने किया था? हरिशेन ने किया था। इसके अलावा आपको हमको एरण अभिलेख से भी हमको जानकारी मिलती है। क्लियर है। और उसने अपने आप को विक्रमांक और कविराज की उपाधि भी प्रदान की थी, मतलब यह विक्रमांक और कविराज की उपाधि भी इसने धारण किया था। ठीक है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान बसु बंधु भी उसका मंत्री था। ठीक है। ये चीजों को आप याद रखिएगा। क्लियर चीज है ये। ठीक। अब देखेंगे कि समुद्रगुप्त के बाद कुछ समय के लिए जो है रामगुप्त शासक बनता है। कौन बनता है? रामगुप्त शासक बनता है। और इसका शासन, रामगुप्त की पत्नी का नाम जो है वह ध्रुव देवी या ध्रुव देवी होता है। ठीक है। इसके संदर्भ में आपको बताऊंगा। और ठीक है। लेकिन वह बहुत समय जो है शासन जो है अल्पकाल के लिए रहा। और अपने भाई रामगुप्त की वध करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, अपने शासन की स्थापना करता है। तो इस संदर्भ में हम रामगुप्त का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है। तो इसलिए हम सीधा चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल जो है लगभग 380 से लेकर 412 ईस्वी तक रहा। किसी किसी बुक में जो है 380 से लेकर 414 ईस्वी में लिखा है, यह भी सही है। ठीक है। कोई इसमें कंफ्यूजन वाली स्थिति मत रखिएगा। ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम देखते हैं। ठीक है। तो उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी, जिसे वह 9 रत्न कहा करता था। और ये विद्वान थे कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, वराह मिहिर, वरुरुचि, घटकपर्ण, क्षणपणक, बेलभट्ट और शंकु थे। तो याद रखिएगा, इसके शासन काल में फाहियान भारत आया था। और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इतिहास में देखिएगा, विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण करता था, उसका मतलब होता था कि इसने विदेशी राजाओं को क्या किया है, हराया है। ठीक है। तो विक्रमादित्य की उपाधि जो धारण करता था, उसका मतलब होता था कि इसने विदेशी शासकों को हराया है। ठीक है। तो इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले 14 लोग हुए हैं, जिन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है। ठीक है। यह पहला शासक था जिसने क्या किया था, जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। इस संदर्भ में याद रखिएगा। देखिएगा, इसके संदर्भ में एक घटना है कि इसका जो, उससे पहले इसका जो भाई का शासन था 375 से 380 रामगुप्त का, तो रामगुप्त बहुत ही डरपोक शासक था। और इसके समय जो है शक शासकों का आक्रमण इसके साम्राज्य पर हो रहा था। तब शासक ने इसके संदर्भ एक शर्त रखी थी कि अगर वो अपनी पत्नी ध्रुव देवी को उसके पास भेज देता है, तो क्या करेगा वह, जो उसके साम्राज्य पर आक्रमण नहीं करता है। ठीक है। यह बात जो है चंद्रगुप्त को अच्छी नहीं लगी। चंद्रगुप्त ने क्या किया कि वह ध्रुव देवी का वेश धारण कर वह शक शासक के खेमे में पहुंच गया और उसका वध कर दिया। और उसके वध करने के बाद जाकर अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या करता है, उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है बाद में। इन सभी घटनाओं का जिक्र जो है हमको जो है हमको देवी चंद्रगुप्तम जो विशाखा दत्त द्वारा नाटक है उससे हमको प्राप्त होती है। क्लियर चीज है ये। तो यह बात को आप बस स्टोरी के रूप में देख लीजिएगा। ठीक। देखते हैं, उसने चंद्र नामक एक राजा को परास्त किया था, जिसका उल्लेख दिल्ली के कुतुब मीनार के नजदीक एक लोह स्तंभ से हमको मिलता है। ठीक है। उसने
शक शासकों को से ध्रुव देवी को छुड़ाया था और उसके बाद उससे शादी कर ली थी, जिसका वर्णन हमको देवी चंद्रगुप्तम में मिलता है। क्लियर चीजें। इसके समय जो है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो है इसके शासन काल में कहाँ आया था, भारत आया था। ठीक है, ये सब चीजों को आप याद रखिएगा। ठीक। और उसके बाद जो है अगला शासक जो होता है वह होता है कुमारगुप्त। इसका शासनकाल जो है लगभग 414 से 467 या 413 से लेकर 467 तक रहता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है यह ध्रुव देवी का पुत्र था। इसने गुप्त साम्राज्य का विस्तार उत्तरी बंगाल से काठियावाड़ तक और हिमालय से लेकर नर्मदा तक इसने विस्तार कर दिया था। उसके शासन काल में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस संदर्भ में आप कुमारगुप्त को याद रखेंगे। ठीक है, इसने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, इसका शासनकाल को थोड़ा सा आप रिवाइज कीजिएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। 413 से लेकर 454 ईस्वी तक लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे, 413 से लेकर इसको 454 ईस्वी या 414 से लेकर 400, कहीं कहीं बुक में 455 एडी भी दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन याद रखिएगा इसी सीक्वेंस में समुद्रगुप्त के बाद कौन आया, कुमारगुप्त आया। ठीक है, कुमारगुप्त के बाद जो है अगला शासक होता है वह स्कंदगुप्त होता है। ठीक है, स्कंदगुप्त के शासनकाल के बारे में जानकारी हमको मिल रही है। इसका शासनकाल जो है 455 से लेकर 467 ईस्वी तक होता है। इसने हूणों के आक्रमण, उन्हें बार बार हूणों को उसने क्या किया, परास्त किया। और उसने वीरता पूर्वक उपलब्धि के कारण इसने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी, जिसका उल्लेख जो है हमको भीतरी अभिलेख से, स्तंभ लेख से मिलता है। इसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वह वैष्णव था, लेकिन उसने पूर्व पूर्वतियों की तरह सहनशीलता की नीति का अपना पालन किया और सभी धर्मों का क्या करता था, वह समान रूप से शासन करता था। ठीक है, स्कंदगुप्त के बाद जो है कोई ऐसा प्रतापी शासक नहीं रहा। ठीक है, और स्कंदगुप्त के बाद जो है देखेंगे, स्कंदगुप्त के बाद पुरुदत्त, और स्कंदगुप्त के बाद पुरुदत्त, नरसिंहदत्त, विष्णुदत्त, बुद्धदत्त इत्यादि सभी शासकों ने मिलकर लगभग जो है 550 ईस्वी तक क्या किया, शासन करते हैं। इस वंश का जो सबसे अंतिम शासक था, प्रतापी शासक था, वह कौन था, स्कंदगुप्त था। क्लियर चीजें। तो इस स्कंदगुप्त के बाद जो है पुरुगुप्त, याद रखिएगा, पुरुगुप्त, अम, वैद्यगुप्त, भानुगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय और विष्णुगुप्त ने मिलकर लगभग 550 ईस्वी तक शासन किया। कौन कौन से नाम आ रहे हैं देखिएगा। स्कंदगुप्त के बाद जो है नाम आ रहा है, देखिएगा, नरसिंहगुप्त। नरसिंहगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद नरसिंहगुप्त का नाम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नाम आ रहा है कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त द्वितीय। ठीक है, उसके बाद नाम आ रहा है ज- एस- भानुगुप्त का नाम आ रहा है। ठीक है, भानुगुप्त का नाम आ रहा है, फिर कुमारगुप्त तृतीय का नाम आ रहा है, कुमारगुप्त तृतीय का नाम आ रहा है, और जो है विष्णुगुप्त का नाम आ रहा है। ठीक है, इन सब राजाओं ने मिलकर क्या कर रहे हैं, स्कंदगुप्त के बाद जो है वह लगभग जो है 550 आफ्टर स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त का शासन क्या था देख लेंगे, तो स्कंदगुप्त का शासक जो है 467 तक था। तो 467 के बाद से जो है लगभग जो है अलग अलग समय में इतने शासकों ने लगभग 550 ईस्वी तक क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शासन कर रहे हैं, जिसकी जानकारी जो हमको विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों से हमको मिल रही है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट शासकों का जो नाम है याद रखिएगा, श्री गुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर, ठीक है, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद इतने सारे शासकों ने क्या किया, मिलकर जो है लगभग 50 150 ईस्वी तक क्या किया,
यहाँ पर शासन किया। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। राजाओं की जो वंशावली के संदर्भ में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको बना सकते हैं। मेन जो होता है उनकी प्रशासनिक संरचना होती है, उनका भारतीय इतिहास का वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला के क्षेत्र में जो उन्होंने किया, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, लिटरेचर कौन कौन से लिखे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक वंशावली हो गया, एक मतलब पेडिग्री एनालिसिस हमने किया, जिनमें वहाँ के राजाओं के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो गुप्ता अंपायर की हम बात करते हैं तो देखिए अलग अलग समय में, जैसे एम्पायर ऑफ चंद्रगुप्ता प्रथम का अंपायर कहाँ तक फैला हुआ था, इस संदर्भ में हम देख सकते हैं। ठीक है, ये चंद्रगुप्त का था। फिर समुद्रगुप्त का अंपायर जो है कैसा है, तो समुद्रगुप्त ने क्या किया, अपने राज्य का विस्तार किया। ठीक है, उसके संदर्भ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है लगभग जो है 300, मतलब ये जो एरिया है ये पूरा गुप्त साम्राज्य का, देखिएगा यहाँ तक फैल चुका था। ठीक है, मतलब दक्षिण भारत, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक जो है इनका यह गुप्त साम्राज्य के अधीन आ गया था। इतना पूरा साम्राज्य जो है अलग अलग समय पे जो है गुप्त राज्यों के अधीन आ गया था। ये पूरा जो है वह गुप्ता जो है अंपायर था। क्लियर चीजें। और यह गुप्ता अंपायर जो है लगभग ऐसी बनी रही कब, 380 एडी से लेकर यह लगभग 414 एडी तक जो है यही अंपायर इनको देखने को मिलता है। बाद में धीरे धीरे क्या होता है, यह सिकुड़ता चला जाता है। क्लियर चीज है ये। ठीक है, तो ये पूरा गुप्ता अंपायर को आप इस संदर्भ में पढ़ेंगे, जो मैं रेड से लिखा हूँ वो पूरा गुप्ता अंपायर है। और यहाँ पर अलग अलग शासकों के समय जो है गुप्ता का कौन कौन सा क्षेत्र था, उसको मैप में आपको अलग अलग यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर चीज है ये। ठीक, तो गुप्त साम्राज्य जो है लगभग, जो मैं रेड से आपको किया हूँ, ये पूरा जो है लगभग गुप्ता अंपायर आपको मैप में दिख रहा है। क्लियर चीज है ये। ठीक है, तो ये गुप्त साम्राज्य की हमने क्या किया, वंशावली को देखा। ठीक है, अब देखते हैं गुप्त साम्राज्यों का जो है प्रशासनिक स्वरूप है। और ठीक है, तो अब इतना अच्छा गुप्त साम्राज्य चल रहा था, इतना अच्छा गुप्त साम्राज्यों के पतन के क्या कारण हो सकते हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो गुप्त साम्राज्यों के पतन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। सुविधा के लिए इसे राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और धार्मिक कारणों में व्यक्त किया जा सकता है। तो अलग अलग देखेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही कारण जो है बहुत ज्यादा बार बार एग्जाम में पूछा जाते थे। ठीक है, तो दुर्बल शासक और साम्राज्य पर आक्रमण। ठीक, गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए राजनीतिक कारण बहुत अधिक उत्तरदायी थे। उनमें से एक प्रमुख कारण था कि स्कंदगुप्त के पश्चात गुप्त शासक राजाओं में अधिकांश शासक अयोग्य थे, वह दुर्बल शासक थे। ठीक है, बुद्धगुप्त जो है वह अंतिम शासक था जिसने राजवंश की एकता को बनाए रखने का प्रयास किया, और उसके पश्चात जो है स्थिति बिगड़ती चली गई। और चंद्रगुप्त के उत्तराधिकार में किसी निश्चित नियम के अभाव में पारिवारिक कलह और गृह युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती थी। इसका लाभ उठाकर अनेक जो अधीनस्थ राजा थे वो अपने आप को क्या कर दिए, स्वतंत्र कर दिए। ठीक है, जिसमें मौखरी, मैत्रक और गोंड इत्यादि राजाओं के नाम उल्लेख हैं, जिन्होंने अपने आप को क्या किया, स्वतंत्र कर दिया। क्लियर चीजें, तो हम क्या बोल सकते हैं हम, कि स्कंदगुप्त के बाद कोई भी ऐसा योग्य उत्तराधिकारी नहीं होता है जो क्या करे, एक राजनीतिक रूप से एक सूत्रता को बनाए रखने में सफल हो। क्लियर है। इसी प्रकार देखेंगे मध्य एशिया से जो हुण जाति के लोग थे, उसका गुप्ता साम्राज्य में बार बार आक्रमण हो रहा था। ठीक है, और उसका उसका हुणों का जो पहला आक्रमण जो है वो कुमार गुप्त के समय हुआ, लेकिन स्कंदगुप्त ने युवराज और शासक के रूप में हुणों को उसने हरा दिया था। और समुद्र स्कंदगुप्त के बाद हुण सरदार तोरमान ने अपना सैन्य अभियान जो है तेज कर दिया, और गुप्त साम्राज्य के पश्चिमी भाग पर आक्रमण कर उसने मालवा तक अपने प्रभाव को स्थापित कर लिया। और तोरमान के प्रचार को नरसिंह गुप्त, बालादित्य और भानुगुप्त ने रोका था। ठीक है, लेकिन तोरमान के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा को ठेस लगी थी। ठीक है, और तोरमान से भी अधिक क्षति जो है मिहिर कुल के आक्रमण से हुआ। और उसने साकल को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया, उसने भारत के भीतरी भागों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया। किसने, मिहिर कुल ने, और अपनी सत्ता को स्थापित कर ली। गुप्त शासकों में नरसिंह गुप्त आरंभ से तो उसकी अधीनता स्वीकार कर उसका करद भी बढ़ गया था। बाद में उसने मिहिर कुल को युद्ध में परास्त कर वापस लौटने पर बाध्य किया,
और इस सफलता के बाद भी गुप्तों की खोई हुई शक्ति और प्रतिष्ठा वापस नहीं लौटी और हुण आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य के दिन जो है वह पूरे कर दिए और धीरे धीरे जो है गुप्त साम्राज्य जो है सिकुड़ता चला गया। ठीक है, तो राजनीतिक कारणों में हम देखेंगे कि स्कंदगुप्त के बाद जो है कोई ऐसा जो है योग्य शासक नहीं होता है और हुणों के बार बार आक्रमण में खासकर तोरनमान और मिहिर कुल के आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य को क्या किया, छिन्न भिन्न कर देते हैं। ठीक है, और इसका फायदा जो है, इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा जो है उनके अंदर जो अधीनस्थ शासक थे, उनका सामंत वर्ग था, उन्होंने उठाया और क्या किया, धीरे धीरे क्या कर दिया, अपने आप को उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्लियर है। दूसरा कारण हम देखते हैं आर्थिक कारण। तो देखेंगे आर्थिक कारणों ने भी गुप्त साम्राज्य की विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युग में भूमि दान की प्रथा और कृषि पर अत्यधिक बल के कारण आत्मनिर्भर गांव का उदय हुआ था। ठीक है, किसान, कारीगर, मजदूर सभी जमीन से बंध गए थे, उनकी गतिशीलता समाप्त हो गई थी। इस व्यवस्था का बुरा प्रभाव जो है उद्योग धंधों पर पड़ा, व्यापार वाणिज्य और नगरों पर पड़ा। पुराने व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र नष्ट हो रहे थे। उसका दुष्परिणाम मुद्रा अवस्था पर भी पड़ा। सिक्कों का प्रचलन कम हो गया। इसमें विदेशी व्यापार भी प्रभावित होता है। राज्य की आमदनी का स्रोत भी घट गया। जहां मौर्य शासक कृषि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी राजस्व प्राप्त करते थे, वहां गुप्तों की मुख्यतः कृषि पर ही आश्रित रहना पड़ा। इस कारण राज्य की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई। फलतः सोने के सिक्कों में स्वर्ण की मात्रा कम होने लगी और एक सुदृढ़ आर्थिक आधार के अभाव में साम्राज्य अधिक दिनों तक नहीं टिक सका। यह आप जरूर कारण कहीं भी देखेंगे तो आर्थिक कारण को भी आप देखेंगे। ठीक है, हम धार्मिक कारण को देखते हैं। आरंभिक गुप्त शासक ब्राह्मण धर्म के पोषक थे, चक्रवर्ती राजा के आदर्शों के अनुरूप शासन करते थे। परंतु कुमार गुप्त के समय में गुप्त शासक जो है बौद्ध धर्म से ज्यादा प्रभावित होने लगे और वे चक्रवर्ती राज्य के आदर्शों को भूलकर अपना अधिकांश समय जो है दान पुण्य में व्यतीत करने लगे। उनके राजनीतिक आदर्शों में भी बदलाव आया वो और उसने गुप्त सम्राटों में युद्ध प्रियता जो साम्राज्य की सुरक्षा और स्थायित्व के लिए आवश्यक थी, धीरे धीरे नष्ट कर दिया। और बौद्ध संस्थाओं को अधिक दान देने से राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। बौद्ध विहार धन संग्रह एवं भ्रष्टाचार के केंद्र भी बन गए। सहज ही आक्रमणकारियों का ध्यान जो है बौद्ध विहारों की ओर आकर्षित हो गया और उसके साथ साथ गुप्त साम्राज्य में भी आक्रमणकारियों का निशाना बना और जो इसके विघटन का कारण बना। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है, इसको आपने एग्जाम में जरूर दीजिएगा। वंशावली जितना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उससे ज्यादा जो है प्रशासनिक और ये और सामाजिक व्यवस्था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट होता है वंशावली। तो आप इजिली याद कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा स्टूडेंट्स, और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गुप्त प्रशासन की हम बारे में बात करते हैं, तो गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो गुप्त कालीन अभिलेखों और मुद्राओं और साहित्यिक स्रोतों के आधार पर गुप्त कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में हमें जानकारी मिलती है कि गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषता है सत्ता का विकेंद्रीकरण था। प्रोफेसर रामचरण शर्मा के अनुसार गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था को पाक सामंती व्यवस्था कहा जा सकता है। दूसरी विशेषता यह थी कि संपूर्ण साम्राज्य में एक जैसी व्यवस्था नहीं थी। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न अधीनस्थ राज्य थे और आश्रित राज्य थे जिनकी प्रशासनिक स्वायत्ता प्राप्त थी। मतलब वह गुप्त राजाओं के अधीन तो शासन करते थे, लेकिन वह शासन करने में क्या थे, इंडिपेंडेंट रहते थे। भले इनको गुप्त गुप्त राज्यों को ये क्या करते थे, वो राजस्व देते थे बस। ठीक है, इसी को हम बोला जाता है सामंती व्यवस्था। ठीक है, गुप्तों के अधीन गणराज्यों का पूर्ण विलयन हो गया और स्वतंत्र राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हो गई है। ठीक है, तो हम बात करते हैं गुप्त शासन कैसा था। गुप्त शासन जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्था था और प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी जो है वह राजा होता था और राज्य की सारी प्रशासनिक शक्तियां जो है उसी में केंद्रित थी। वह कार्यपालिका का, न्यायपालिका का और सैन्य मामलों का प्रधान होता था, लेकिन उसे कानून बनाने का अधिकार नहीं था। वह धर्म प्रवर्तक या कानून का पालक माना जाता था। जनता की सुरक्षा करना, वर्ण व्यवस्था और धर्म की रक्षा करना उसका मुख्य कर्तव्य था। गुप्त शासकों ने गौरवपूर्ण उपाधि जैसे महाधिराज,
परम भट्टारक, परमेश्वर, परम देवता इत्यादि द्वारा जनता पर अपना प्रभाव स्थापित करते थे। इन उपाधियों से यह विदित होता है कि गुप्त शासकों के अधीन अनेक छोटे राजा थे और गुप्त राजा देवता के तुल्य अपने आप को दिखाते थे। ठीक है। लेकिन गुप्त साम्राज्य जो है मौर्यों जैसी विशाल या सुसंगठित नहीं थी। उनके नौकरशाहों को अमात्य के नाम से जाना जाता था और अमात्य का पद अधिकतर ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित होता था, परंतु अन्य वर्णों के व्यक्तियों को भी इस पद पर नियुक्ति होती थी। गुप्त काल में अधिकारियों का पद वंशानुगत बन गया और उन्हें वेतन के रूप में नगद राशि से ज्यादा कृषि भूमि दी जाती थी। गुप्त काल के प्रमुख अधिकारियों में महासेनापति देखते हैं, राज्य का केंद्र केंद्र केंद्रीय सत्ता केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी, राजा सत्ता का प्रमुख होता था। वह अधिकारियों के माध्यम से या मंत्रियों के माध्यम से क्या कर रहा है, सत्ता का संचालन कर रहा है। तो जो प्रमुख महा अधिकारी होते थे, महासेनापति, रण भंडारी, महाबलीकृत सैनिक अधिकारी होता था, दंडपाशी पुलिस विभाग का प्रधान होता था, महादंडनायक युद्ध और न्याय व्यवस्था का प्रमुख होता था, महासंधि विग्रहक विदेश मंत्री होता था, यह विनय स्थिति स्थापक शांति व्यवस्था के स्थापन करने वाला, महाभंडगारी अधिकृत राजकीय कोष का प्रधान, महा अक्षय पट्टलिक अभिलेख विभाग का अधिकार होता था। इस प्रकार जो है विभिन्न प्रकार के जो है अधिकारियों की जानकारी जो हमको इस समय के लिटरेचर से मिलता है। अग्रहारी दान विभाग का प्रमुख होता था। क्लियर चीज है ये। इस प्रकार जो है गुप्त राजा क्या करता था, वह जो है अधिकारियों की सहायता से क्या कर रहा है, अपने शासन को चला रहा है। क्लियर है। इस समय की न्याय व्यवस्था अच्छी थी। राजा के न्यायालय के अतिरिक्त जो है पूर्ण श्रेणी और कुल न्यायालय भी मुकदमे का निपटारा करते थे। दंड विधान कठोर न होने के बावजूद अपराधी कम होते थे। राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत जो है भूमि कर होता था, जो भाग, भोग, उदंग, उपकरी कर और हिरण्य इत्यादि थे। और राज्य का सामान्यतः उपज का 1/6 भाग जो है वह कर के रूप में लिया जाता था। ठीक, भूमि कर के रूप में लिया जाता कितना था, वह उपज का 1/6 पार्ट था, याद रखिएगा। जुर्माना, उपकर, शुल्क इत्यादि भी राज्य की आमदनी के स्रोत होते थे। राज्य का एक बड़ा भाग राज्य परिवार के सदस्य, अधिकारियों और दान पुण्य के कार्यों में व्यय होता था। ये उनकी क्या हो रही है, प्रशासनिक व्यवस्था हो रही है। और क्लियर चीजें। तो राजा का जो कैसा था गुप्त शासन प्रशासनिक व्यवस्था, एक शब्द हम देखेंगे क्या, राजतंत्रात्मक था। राजा जो है कार्यपालिका का, न्यायपालिका का और सैन्य शक्ति उसके हाथों में केंद्रित थी और वह मंत्रियों और अधिकारियों के माध्यम से क्या करता था, सत्ता का संचालन करता था। ठीक है। और वो आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था, भूमि कर था। वह 1/6 भाग जो है वह कर के रूप में वसूल करते थे। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के कर, जुर्माना और शुल्क भी आमदनी के मुख्य हिस्सा होते थे। क्लियर चीज है ये। और क्या करते थे, यह अपने आप को जो है यह देवताओं के समतुल्य इन्होंने माना है। ठीक है। और इनके जो मंत्री होते थे या अधिकारी होते मोस्टली राजा युवराज ही होते थे या परिवार के लोग होते थे। क्लियर चीज है ये। ठीक, ये चीजों को याद रखिएगा। समुद्रगुप्त देखिएगा। और यह पद जो है मंत्री पद का, जो अधिकारियों का जो पद होता था वह बहुधा वंशागत होता गया, क्योंकि यह आय सैलरी के बदले क्या देते थे, भूमि दान में देते थे। ठीक है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से इस समय ज्ञात होता है कि हरिसेन एक ही साथ कुमारमात्य, संधि विग्रहक और महादंड नायक इतने महत्वपूर्ण विभागों का क्या कर रहा था, वह निर्वहन कर रहा था। इसे हम बोल सकते हैं कि राज्य के नाते रिश्तेदार, युवराज और राज परिवार के लोग ही क्या करते थे, प्रशासन के उच्च पदों पर रहते थे। ठीक है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं प्रांतीय शासन व्यवस्था में देखते हैं, गुप्त साम्राज्य जो है प्रशासकीय सुविधा के लिए विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त था। केंद्र द्वारा शासित क्षेत्रों की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई देश या राष्ट्र कहलाती थी और अभिलेखों में सौराष्ट्र और सकुली का उल्लेख देश के रूप में हुआ है। ठीक है। इसका शासक जो है गोप्ता होता था। ठीक है। तो प्रांत को क्या बोला जाता था, देश कहा जाता था। और इसका शासक कौन, गुप्ता हो रहा है। और देश जो है वह भुक्ति में बटा हुआ था। अभिलेखों में
उत्तरी बंगाल, वर्धमान भुक्ति, तीर भुक्ति, मालवा भुक्ति, कौशाम्बी भुक्ति, सौराष्ट्र भुक्ति और श्रीनगर भुक्ति इत्यादि का हमको जिक्र मिलता है। भुक्ति का प्रधान जो है ऊपरी कहलाता है, मतलब क्या है, एक पूरा जो साम्राज्य है, देखेंगे पूरा साम्राज्य जो है किसमें बटा है, साम्राज्य से जो छोटी इकाई है वो क्या है, राष्ट्र है, जिसको प्रांत कहा गया। राष्ट्र से छोटी इकाई क्या हो रही है, भुक्ति हो रही है, जिसका हेड कौन हो रहा है, भुक्ति प्रधान हो रहा है। ठीक है, भुक्ति का प्रधान ऊपरी का या भुक्ति प्रधान या जिसको हम ऊपरी कह रहे हैं। ठीक है, भुक्ति से छोटी इकाई क्या होती थी, विषय होती थी। भुक्ति से छोटी इकाई क्या हो रही है, विषय हो रही है। और इसका प्रमुख अधिकारी जो क्या कहलाता था, विषयपति कहलाता था। और अभिलेखों के लाट, एरिकन, अंतर्वेदी विषय का उल्लेख मिलता है। विषयपति जो है विषय परिषद की सहायता से शासन करता था। और परिषद के सदस्य नगर श्रेष्ठी, सार्ववाह, प्रथम कुलीक और प्रथम कायस्थ होते थे। विषयों को विथियों में विभाजित किया गया था। विषय किसमें विभाजित थे, विथि में विभाजित थे। ठीक है, विथि में भैया, और विथि को समिति में भूस्वामियों और सैनिक कार्यों से संबंधित व्यक्तियों को रखा गया था। गुप्तों ने पहली बार इतनी व्यवस्थित प्रांतीय शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। ठीक है, तो पूरा साम्राज्य जो है किसमें बटा है, पूरा जो साम्राज्य है वह राष्ट्र में बटा हो रहा है। राष्ट्र के प्रमुख को क्या कहा जा रहा है, राष्ट्र के प्रमुख को कोप्ता कहा जा रहा है। और राष्ट्र जो है भुक्ति, इसको भुक्ति प्रधान या ऊपरी कहा गया। फिर विषय, विषयपति कहा गया। फिर जो है विधि में बटा हुआ था। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं गुप्तों का पूरा प्रशासनिक स्ट्रक्चर हम बात करते हैं। प्रांतीय शासन की तरह गुप्तों की स्थानीय प्रशासन भी सुसंगठित थी। बीथी से छोटी इकाई जो है पेट होती थी, और पेट अनेक गांवों के समूह को कहा जाता था। तो बीथी से छोटी इकाई क्या हो गई, पेट हो रही। पेट में क्या हो रहा है, बहुत सारे गांव हो रहे हैं। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, पेट से नीचे क्या थी, गांव थी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम गुप्तों की जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पूरा साम्राज्य किसमें बटा है, गुप्ता राष्ट्र में बटा है। राष्ट्र का प्रमुख कौन हो रहा है, गुप्ता हो रहा है। राष्ट्र से छोटी इकाई भुक्ति है, जिसको भुक्ति प्रधान या ऊपरी कहा गया है। और भुक्ति से छोटी इकाई विषय है। विषय से छोटी इकाई विधि है। विधि से छोटी इकाई जो है पेट है, जिसमें बहुत सारे थोड़े गांव के, कुछ गांव के समूह को पेट मिलकर बनाता था। और पेट से छोटी इकाई जो है वह गांव होती थी। ठीक है, क्लियर चीज है ये। और क्या होता था, और ग्रामपति जो है या ग्रामिक जो है वह गांव का मुख्य प्रशासक होता था। इसी प्रकार नगरों का प्रशासन जो है नगरपति या पूरपाल के द्वारा चलाया जाता था। और नगर के प्रशासन में व्यापारी एवं शिल्पी प्रमुख हिस्सा लेते थे, और वे अपनी मुहर भी जारी करते थे। वैशाली में अनेक मुहरें उत्खनन के दौरान मिली है, जिसे पता चलता है कि वैशाली में नगर प्रशासन में कुलीकों, श्रेष्ठियों और सार्ववाहों के निगमों की मुख्य भूमिका थी। क्लियर चीज है ये। तो इस प्रकार हम प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं पूरा गुप्त साम्राज्य का। तो नगर का प्रशासन जो है पूर्व प्रधान, गांव के प्रधान ग्रामीणों के द्वारा, गांव से छोटी इकाई बड़ी इकाई पेट, पेट से बड़ी इकाई बीथी, बीथी से बड़ी इकाई विषय, भुक्ति, राष्ट्र और साम्राज्य से मिलकर बना हुआ था। तो एक हमको स्पष्ट जो है प्रशासनिक संरचना जो है हमको गुप्त काल में दिखाई दे रही है। क्लियर चीज है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुप्तों के अधीन जो है हम बात करते हैं सामाजिक आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके प्री के एग्जाम के लिए। तो देखिएगा, गुप्त काल में सामाजिक आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तत्कालिक साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों से इस विषय पर हमको प्रकाश मिलता है। गुप्त काल समाज जो है वर्ण और जाति व्यवस्था पर आधारित था। समाज में चार प्रमुख वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। के अतिरिक्त अनेक जातियां और उपजातियां भी यहाँ पर विद्यमान थी। ठीक है, विभिन्न वर्णों के लिए आवास, न्याय, दंड और उत्तराधिकार संबंधी नियम बनाए गए थे। बृहद संहिता के अनुसार ब्राह्मणों के घरों में 5, क्षत्रियों के घरों में 4 और वैश्यों के घर में 3 और शूद्रों के घरों में सिर्फ 2 कमरे होना चाहिए, ऐसा बताया गया है। और कमरों के आकार, रंगों के प्रयोग
और सूद की दरें भी वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही निर्धारित थी। इसके बावजूद वर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से हमेशा नहीं चली। संकट काल में निर्धारित व्यवसाय को छोड़कर दूसरा व्यवसाय अपनाने की अनुमति जो है स्मृतिकारों ने दी है। ब्राह्मणों को श्रेष्ठता इस समय पुनः स्थापित हुई। राजा उन्हें भूमि दान करने लगा था और ब्राह्मण निश्चित रूप व्यवसाय से अलग भी कार्य करने लगे थे। अनेक ब्राह्मण जो है राजवंशों की भी स्थापना इस समय कर लिया था, जैसे वाकाटक और कदम राष्ट्रवंश है। अब बाद में वाकाटकों के साथ जो है गुप्तों के क्या है वैवाहिक संबंध भी बने रहे। ठीक है। बृहस्पति के अनुसार संकट काल में ब्राह्मण दास और शूद्रों को भी अन्न ग्रहण कर सकता था। ब्राह्मण जो है दास और शूद्रों के यहाँ भी अन्न ग्रहण कर सकता था। क्षत्रियों ने भी असामान्य परिस्थिति में ब्राह्मणों और वैश्यों का व्यवसाय अपना लिया। इंदौर में स्कंदगुप्त के समय एक अभिलेख से हमको विदित होता है कि क्षत्रिय वैश्य को भी कार्य करते, क्षत्रिय जो है वह वैश्य का कार्य करते थे। यद्यपि वैश्यों का पूर्व मुख्य कार्य जो है कृषि और व्यवसाय था, तथापि वैश्य भी क्षत्रियों का व्यवसाय अपनाते थे। गुप्त शासकों को वैश्य भी माना जाता है। शूद्र सेवा वृत्ति के अतिरिक्त शिल्प, व्यवसाय, वाणिज्य भी कर सकते थे। सेवा के अलावा शूद्र क्या कर रहे, सेवा के अलावा अन्य कार्य भी कर सकते थे। कुछ शूद्र ने तो सैनिक कार्य भी किए हैं। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था का बंधन ढीला पड़ रहा था। शूद्रों की स्थिति अब पहले से थोड़ी सी अच्छी थी। अनेक मिश्रित और नई जातियों का उदय हुआ और नई जातियों में भूमि अनुदान की प्रथा के विकास के कारण कायस्थों का उदय हो रहा है। अस्पृश्यता की भावना बलवती थी। अछूतों का स्पर्श जो है वर्जित था। फहियान के विवरण से यह ज्ञात होता है कि अछूत बस्तियों के से बाहर रहते थे और वह जो है निकृष्ट कार्य किया करते थे। यद्यपि गुप्त काल में भी दास प्रथा का प्रचलन था, तभी दासों को अब आर्थिक कार्यों में न लगाकर मुख्य घरेलू कार्यों में लगाया गया। नारद स्थिति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। क्लियर चीज है ये। प्रोफेसर राम शरण शर्मा के अनुसार ऐसी वर्ण व्यवस्था के कमजोर पड़ने के कारण हुआ। धार्मिक भूमिदानों ने भी दास प्रथा को कमजोर बना दिया था। गुप्त काल में अगर स्त्रियों की हम बात करें तो व्यवस्था में थोड़ी सी गिरावट आती है। यद्यपि साहित्यिक स्रोतों में पत्नी और प्रेमिका के रूप में उसका महत्व दिखाया गया है, फिर भी उनकी स्वतंत्रता अब क्या हो रही है, समाप्त हो गई थी। उन्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक पुरुष के अधीन स्वीकारता करने के लिए बाध्य कर दिया गया। यद्यपि इस युग में उच्च वर्ग की स्त्रियां शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, कुछ राजनीति में भी भाग ले सकती थी। क्लियर चीज है ये। उनको चार दीवारी के अंदर बांध दिया गया था। ये उच्च वर्ग के कुछ विदुषी और कलाकार होने पर भी का भी उनका हमको उल्लेख मिलता है, लेकिन उनका बहुत कम बात जानकारी मिलती है। अभिज्ञान शकुंतलम में अनुसुईया को इतिहास का ज्ञाता बताया गया है और मालती माधव में मालती को चित्रकला में निपुण बताया गया है। अमरकोश में भी स्त्री शिक्षिकाओं के लिए आचार्य, उपाध्याय और उपाध्याय शब्दों का व्यवहार किया गया है। इस प्रकार वाकाटक रानी प्रभावती गुप्त ने भी 20 वर्षों तक वाकाटक राज्य की संरक्षिका के पद पर कार्य किया। तो कुछ स्त्रियों का हमें जिक्र किया गया जाता मिल रहा है, लेकिन वह किसे थी, उच्च वर्गों से ही संबंधित थी। इसके अलावा कुमार देवी, लक्ष्मी इत्यादि के चित्र भी हमको मिलते हैं। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में अवगुठन का उल्लेख किया है। बाल विवाह और बहु विवाह की प्रथा इस समय प्रारंभ हो गई थी और एरन अभिलेख से हमको भारत में पहली बार जो है सती प्रथा का अभिलेख मिलता है, जो साक्ष्य मिलता है, जो लगभग 510 ईसा पूर्व के आसपास है। इस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। स्टेट पीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। क्लियर चीजें। और उसके बाद इसमें बताया कि है कि एक गोपराज नामक एक सेनापति था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने सती धर्म का पालन कर लिया। ठीक है। तो सती धर्म की हमको यहाँ पर प्रमाण मिलता है। समाज में जो है गणिकाओं और देवदासियों का भी एक वर्ग था। कामसूत्र और मुद्रा राक्षस में गणिकाओं, वेश्याओं और मेघदूतम में उज्जैनी के महाकाल मंदिर में कार्यरत देवदासियों का वर्णन हमको दिखाया गया है और स्त्रियों की संपत्ति संबंधी अधिकार भी दिए गए थे। याज्ञवल्लभ, बृहस्पति और नारद स्त्रियों में पत्नी और पुत्री को संपत्ति का उत्तराधिकारी बताया गया है। ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं
कि स्त्रियों की स्थिति को हम देखते हैं तो गुप्त काल में स्त्रियों की अवस्था में थोड़ी सी गिरावट आती है। ठीक है, साहित्यिक स्रोतों में स्त्रियों को महत्वपूर्ण दिखाया गया है, लेकिन उनकी जो है उनको जो है जन्म से लेकर मृत्यु जो है किसी न किसी पुरुष के अधीनता को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। उच्च वर्ग की महिलाओं जो है कुछ महिलाओं का जिक्र मिलता है जिन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया, जिसमें अनुसुईया का नाम आता है। ठीक है, माधवी का नाम आता है। ठीक है, प्रभावती का नाम आता है। ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका जिक्र किया है जो एक राजनीति में और पढ़ने लिखने में निपुण थी। ठीक है, और लेकिन समाज में जो है बहु विवाह और बाल विवाह का प्रचलन था। सती प्रथा के भी एविडेंस इस काल में हमको मिले हैं। इसके अलावा जो है गणिकाओं, देशदासियों का भी प्रचलन था। ठीक है, और यह सब चीजें हम जानकारी हमको निम्नलिखित साहित्यिक स्रोतों से हमको प्राप्त हो रहा है। क्लियर चीज है ये। अब देखते हैं समाज की हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के जो है व्यवसायों में जो है कौन कौन से व्यवसाय पनप रहे हैं तो देखेंगे। माली, धोबी, चर्मकार, बढ़ई, धातु कर्म, मणिकार इत्यादि थे। ठीक है, शिल्पियों व्यवसायियों के नियम जो है श्रेणी या संघ होते थे। अपने व्यवसायों को देखभाल के अतिरिक्त वे श्रेणियां स्थानीय प्रशासन में भी भाग लेती थी, अपनी मुहर चलाती थी। ठीक है, बैंक का काम भी महिलाएं कुछ करती थी। ठीक है, मंदसौर अभिलेख से रेशम के बुनकरों की श्रेणी द्वारा एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण और मरम्मत का हमको उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो उस समय देखेंगे भारत में जो है वस्त्र बुनने और सिलने का व्यवसाय भी क्या हो रहा है, पॉपुलर हो रहा था। ठीक है, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय थे, लेकिन जो है गुप्त काल में व्यापार और वाणिज्य की स्थिति थोड़ी सी दयनीय थी। ठीक है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार होता था। लंका के माध्यम से चीन से भी व्यापारिक संबंध था, परंतु पश्चिम भारत से व्यापारिक संबंधों में गिरावट आई। आंतरिक व्यापार भी पहले जैसा उन्नत नहीं था। ठीक है, तो व्यापार में थोड़ा सा क्या हो रहा है, कमी हमको देखने को यहाँ मिल रहा है। गुप्त काल की आर्थिक व्यवस्था को ज्यादा उन्नत हम नहीं बोल सकते। भूमि पर पड़ने दबाव के कारण भूमि दान की प्रथा से समाज में नए भूपति वर्ग का उदय हुआ। किसानों और शिल्पियों की स्थिति जो है बिगड़ने लगी। क्लियर चीज है ये। कृषि अर्धदासों या बंधुआ मजदूरों का उदय हो रहा है। उनकी गतिशीलता जो है समाप्त हो रही है। किसान और शिल्पी विभिन्न करों और बेगार के बोझ से दबते चले गए हैं, और आत्मनिर्भर गांव के उदय ने उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य को प्रभावित कर दिया। फलतः सिक्कों का प्रचलन भी कमजोर हो गया। फायान ने कौड़ियों के प्रचलन की बात कही है। अनेक औद्योगिक और व्यापारिक नगरों का इस समय क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। फयान ने अनेक नगरों का उल्लेख किया है जो उजड़ गए थे। ऐसे नगरों में पाटलिपुत्र, मथुरा, तक्षशिला का भी नाम आता है। इस युग में आर्थिक संपन्नता तो नजर आई, पर वहां गरीबी ने भी लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाए हैं। एक विद्वान के शब्दों में, यद्यपि यह युग धनिकों, बड़े व्यापारियों, सामंतों, बड़े बड़े मठाधिपतियों और छोटे बड़े राजाओं और महाराजाओं के स्वर्ण युग के समान था, फिर भी साधारण जनता का सवाल था। वे इस युग में नए नए शोषक चक्रों के अंदर दबते चले गए। विशेषकर सामंत वर्ग का या सामंतवाद का उदय होने जाने से गरीब मजदूरों में बेगार और अर्धदास की अवस्था का सामना करना पड़ा। इस पॉइंट्स को आप जरूर देखिएगा। जो आपकी यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को मैंने यहाँ पर डिक्टेट और बहुत अच्छे से अपनों को बता रहा हूँ, इस चीज को ध्यान में सुनिएगा। ठीक है, कब कल्चरल इन्फ्लोरेंसेंस देखेंगे, और सांस्कृतिक प्रफुटन। गुप्त काल में सांस्कृतिक प्रफुटन का विकास का युग था। इस युग में धर्म के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इसलिए अनेक विद्वानों ने गुप्त काल को हिंदू पुनर्जागरण का स्वर्ण युग कहा है। ठीक है, धर्म के क्षेत्र में देखते हैं, ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का युग था। ठीक है, अवतारवाद का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर। अनेक मंदिरों और मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसमें से प्रमुख जो मंदिर था वह था दशावतार का मंदिर जो है। विष्णु के 10 अवतार जो है, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि का अवतार बना गया। और पौराणिक धर्म या नौ हिंदू धर्म को आधारशिला जो है इसी युग में रखी गई। यज्ञ, बलि प्रथा और भक्ति की भावना भी इस समय क्या हो रही है, इफेक्टिवनेस ला रहा है। इस समय ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत वैष्णव धर्म सबसे प्रधान बन गया था। ठीक है,
और गुप्त सम्राटों ने इसी धर्म को अपनाया और उसे अपना संरक्षण दिया। उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की तथा अपने सिक्कों पर गरुड़, शंख, चक्र, गदा, पद्म और लक्ष्मी की आकृतियां खुदवाई। वैष्णव धर्म का प्रचार समस्त भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया, हिंद, चीन, कंबोडिया, मलाया, इंडोनेशिया में हुआ। विष्णु और नारायण की मूर्तियां, गरुड़ ध्वज और मंदिर बने। विष्णु के विभिन्न अवतारों के रूप में चिन्हित किया गया है। गुप्त काल का एक अभिलेख हमको मिलता है जिसमें विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। बनारस से प्राप्त एक मूर्ति में विष्णु को गोवर्धन पहाड़ को गेंद के समान हाथ में उठाए हुए दिखाया गया है। अनेक पुराणों का नामकरण जो है विष्णु और उसके अवतार पर आधारित है। वैष्णव संप्रदाय के अतिरिक्त शैव भक्त शिव भागवत संप्रदाय का भी विकास हुआ है। कालिदास की रचनाओं में शिव भक्ति की हमको झलक मिलती है। शिव, काशी और विश्वनाथ और उज्जैन के महाकाल मंदिर के ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख हम करते हैं। वायु और मत्स्य पुराणों में भी शिव की महिमा का बखान है। मत्स्य पुराण में वाणासुर द्वारा सिंह लिंग को सिर पर रखकर पूजा करने का उल्लेख मिलता है। वामन पुराण में शैव, पशुपति, कपालिक और कालामुख जैसे संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा की चर्चा की गई है। अर्धनारीश्वर के रूप में शिव पार्वती के और हरिहर के रूप में शिव विष्णु के संयुक्त स्वरूप की पूजा की जाती है, की जाने की प्रावधान है। शिव की भी मूर्तियां बनाई गई थी, उनके लिए मंदिर भी बने हैं। गुप्त काल में शैव धर्म के लोकप्रिय होने का अनेक प्रमाण मिलते हैं। गुप्त राजाओं और उनके सामंत पदाधिकारियों द्वारा इस धर्म को संरक्षण देने का प्रमाण हमको मिलता है। क्लियर है? ये बहुत है। कुमार गुप्त के सिक्कों पर भी मयूर पर आरूढ़ स्कंद के चित्र हमको दिखते हैं। ठीक है। शैव धर्म के अंतर्गत इस समय पाशुपत संप्रदाय का भी अधिक विकास हुआ। मथुरा इसका प्रमुख केंद्र था। इसके अतिरिक्त शक्ति पूजा, सूर्य पूजा, नाग पूजा और यक्ष पूजा का भी हमको प्रमाण देखने को मिलते हैं। धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, बलियों के संपादन, दान, पूजा, भक्ति, तीर्थ यात्रा, व्रतों का महत्व जो है इस समय ज्यादा बढ़ गया था। क्लियर है? इसके अलावा देखेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी गुप्त काल में प्रचार प्रसार होता रहा। मतलब जो गुप्त काल के जो राजा थे उन्होंने सभी धर्मों के प्रति जो है सौहार्दपूर्ण की नीति अपनाई और धर्मनिरपेक्षता का क्या है वो पाठ जो है सबको पढ़ाया। धर्मनिरपेक्षता से उनको भी बौद्ध धर्म और जैन धर्मों को क्या किया, कुछ हद तक उन्हें राजकीय संरक्षण दिखा। और इसमें क्लियर चीजें तो आप इसको देख सकते हैं, धार्मिक रूप से क्या थे, वह सहिष्णु थे। ठीक है। गुप्त काल में देखेंगे मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से सर्वोच्च रचना मानी जाती है जिसमें दशावतार का मंदिर प्रमुख होता है। क्लियर चीज है ये, यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है बहुत सारे मंदिर बनाए के आपको प्रमाण मिल रहे हैं, जैसे बढ़िया उदाहरण उदयगिरी का गुहा मंदिर विष्णु मंदिर है। चंद्रद्वितीय के सेनापति वीरसेन ने करवाया था इसको। ठीक है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ईंटों का बना हुआ है, सिरपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है। इस समय अनेक जैन मंदिर का भी निर्माण हुआ है, अनेक स्तूपों का निर्माण हुआ है, चैत्यों का निर्माण हुआ है, विहारों का निर्माण हुआ है। ठीक है। तो इस आधार पर देख सकते हैं। ठीक है। उदयगिरी का मंदिर 12 अवतारों की मंदिर है यह। बराह अवतार की मंदिर है। बाघ और अजंता की गुफाएं महत्वपूर्ण है। बाघ और अजंता की गुफाएं बुद्ध और उनके जीवन से संबंध घटनाओं को दर्शाया गया है। तो देखेंगे मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला, गुफा चित्रकला के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय हो रही है। ठीक है। मूर्तिकला के भी गुप्त काल में मूर्तिकला में भी धर्म से प्रभावित थी। गुप्त काल में मूर्तिकला संयत और नैतिक था, सजीवता तथा मौलिकता बनी हुई थी। अधिकांश मूर्तियां देवी देवताओं, बुद्ध और तीर्थस्थलों पर बनी हुई है। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र जो है मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। विष्णु की प्रतिमा को मानवकार बनी हुई है। ठीक है। नागसैया पर निद्रा निर्गुण विष्णु की मूर्ति बनाया गया है। ठीक है। चित्रकला के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति होती है। रंगों, रेखाओं के प्रयोग, भावों और विषयों की चित्रकला की गई है। ठीक है। अजंता और इलोरा की गुफाएं जो है चित्रकला का हमको सर्वोत्तम प्रमाण देती हैं। अजंता इलोरा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं संदर्भ में देखेंगे। ठीक है।
शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में देखेंगे तो गुप्त काल शिक्षा और साहित्य के विकास का भी युग माना जाता है। गुप्त काल अभिलेखों में 14 प्रकार की विद्याओं का जिक्र मिले जिसमें शिक्षा दी जाती थी। पाटलिपुत्र, वल्लभी, उज्जैनी, काशी, मथुरा इस समय जो प्रमुख शैक्षणिक केंद्र थे। नालंदा महाविहार में भी स्थापना गुप्त काल में हुई, जो आगे चलकर विश्वविद्यालय शैक्षणिक रूप से अधिक विकसित हुआ। शिक्षण संस्थाएं शासकों और धनी व्यक्तियों के अनुदानों से चलती थी। कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त आदि शासकों ने नालंदा महाविहार को उदारता पूर्वक दान दिया। गुप्त काल की भाषा जो है संस्कृत भाषा थी। साहित्य के विकास के दृष्टिकोण से अनेक महत्वपूर्ण थी। संस्कृत अभिजात्य वर्ग की प्रमुख भाषा बन गई। मुद्राओं और अभिलेखों में इसका व्यवहार होने लगा। संस्कृत में ही धार्मिक ग्रंथ, नाटकों और प्रशस्तियों की रचना की गई। अनेक पुराणों की रचना जो है गुप्त काल में हुई। महाभारत और रामायण का भी अंतिम संकलन जो है इसी काल में हुआ। ठीक है। प्रयाग और मंदसौर की प्रशस्तियां जो है हरिसेन और वसुल के द्वारा लिखा गया। इस समय सबसे प्रख्यात कवि और नाटककार जो है कवि महाकवि कालिदास थे, जिन्होंने ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम जैसी रचनाएं की। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम जैसे नाटकों की रचना की। ठीक है। इसी प्रकार शूद्रक ने देखेंगे मृच्छ कटिकम एवं विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम को लिखा। इस काल के अनेक साहित्य उपलब्धियों में कामसूत्र वात्सायन के द्वारा, वदत्ताभास के द्वारा, नारद स्मृति, अमर कोश जो है अमर कोश के द्वारा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा, आर्यभट्टीय जो आर्यभट्ट के द्वारा, बृहद संहिता ब्राह्मीर के द्वारा और महायान सूत्रालंकार असंग के द्वारा और न्यायावतार जो है सिद्ध सेन के द्वारा प्रमुख लिखे गए रचनाएं हैं। ये पुस्तकों की लिस्ट को या लिटरेचर के जो लिस्ट है इसको आप लोग देख लीजिएगा। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए स्टूडेंट इसको ध्यान में बहुत जरूर दिएगा। कभी कभी बुक के पुस्तकों के जैसे मृच्छकटिकम, शूद्रक के, विशाखादूत, मुद्रा राक्षम, देवी चंद्रगुप्तम इत्यादि की रचनाकार कौन थे और कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन थी, ऐसे करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा इस सब चीजों पर। कला के संदर्भ में देखें गुप्त काल में स्थापत्य, मूर्ति कला और चित्रकला के अतिरिक्त अन्य विविध कलाओं का भी उत्थान हुआ। कला इस समय मुख्यतः धर्म के रूप में स्थापित था। ठीक है। स्थापत्य के क्षेत्र में मंदिरों का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है। विभिन्न देवताओं के लिए भव्य मंदिर बनाए गए। ठीक है। गुप्त काल के जो मंदिर थे उसमें विशेषतः प्रमुख विषय थी गर्भगृह, दलान, सभा भवन, ड्योढ़ी, प्राचीर युक्त प्रांगण, चपटी और शिखर युक्त छतों का निर्माण। मंदिर सामान्यतः चबूतरे पर बनाए जाते थे। अधिकांश मंदिर विष्णु के बने हैं। देवगढ़ झांसी का दशावतार का मंदिर, तिगवा जबलपुर का विष्णु मंदिर, छत्तीसगढ़ का लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, एरण के बराह और विष्णु मंदिर, अंतरवेदी का सूर्य मंदिर, ठीक है, नागौद में भ्रमरा मंदिर, खोह के शिव मंदिर और भीतर गांव का कृष्ण मंदिर बहुत उल्लेखनीय है। दशावतार में नागसैया पर विष्णु को विश्राम करते हुए दिखाया गया है दशावतार मंदिर में। क्लियर चीज है ये। गुप्त साम्राज्य के दौरान कला और वास्तुकला को एक बार हम रिवीजन करते हैं। इस काल में सबसे उल्लेखनीय स्तंभ लेख जो है स्कंद गुप्त का भीतर गांव का 81वां स्तंभ लेख है। ठीक है। इस कला में की नागर और द्रविड़ शैली का जन्म हो रहा है। इस काल में गंधार कला अनुपस्थित थी, लेकिन मथुरा से प्राप्त खड़े अवस्था में बुद्ध की एक प्रतिमा से ग्रीक शैली की उपस्थिति का प्रमाण हमको मिलता है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर तथा इलाहाबाद के पास गढ़वास के मंदिर की मूर्तियों से गुप्तकालीन प्रभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सारनाथ से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रेमिता गुप्त कला का प्रतीक है। ग्वालियर के पास बाघ की गुफाओं में चित्रित अधिकांश चित्रों में गुप्त कला की महानता और भव्यता दिखाई दे रही है। अजंता के अधिकांश चित्र बुद्ध के जीवन को प्रदर्शित करते हैं। महान कवि और नाटककार कालिदास चंद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति अभिज्ञान शाकुंतलम है। अन्य नाटकों में मालविका अग्निमित्रम और विक्रमवंशियम है। कुमार संभवम प्रमुख है। इसके अलावा ऋतु संहार और मेघदूत नामक 2 महाकाव्यों की भी रचना इनके द्वारा किया गया है। गुप्त काल के दौरान धातु कर्म का भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। कारीगर धातु की मूर्तियां और स्तंभों के निर्माण में माहिर थे और उसमें जंग नहीं लगता था।
ठीक है। इसी प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में हम देख रहे हैं, आर्यभट्ट गुप्त काल का गणितज्ञ था और खगोलविद था। उसने आर्यभट्टीय की रचना की है और सर्वप्रथम पाई का 3.14 बताया, और उन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है 365.36 दिन में। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का भी सर्वप्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण आर्यभट्ट ने किया था। तो विज्ञान के क्षेत्र में भी इस समय क्या हो रही है, उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। बराहमिहिर इस काल का ज्योतिष और खगोल शास्त्री था। उसने अपने ग्रंथ बृहद संहिता में खगोल और वनस्पति भूगोल से संबंधित विवरण दिया है। पंच सिद्धांतिका की रचना भी बराहमिहिर के द्वारा किया गया है। ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और ब्रह्म गुप्ता ने न्यूटन से पूर्व यह बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्व की ओर आकर्षित होती हैं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा विज्ञान के क्षेत्र में अन्य तथ्य हम देखते हैं, तो चीनी यात्री फाहियान 405 ईसा पूर्व में भारत आया, और फाहियान के अनुसार समाज में एक वर्ग चंडाल का था जो नगर से बाहर आता था और नगर प्रवेश के पूर्व टीन बजाकर घूमता था। ऐसा वर्णन जो है यह जाति व्यवस्था या अस्पृश्यता के ऊपर उन्होंने लिखा है। गुप्त काल दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, कंबोडिया में भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। यहाँ पर हमको सती प्रथा के भी अवशेष मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं 510 ईसा पूर्व के ईस्वी के आसपास। नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत 5वीं सदी में कुमार गुप्त के समय हुई, और जो बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। कायस्थ वर्ग का जन्म भी जो है इसी समय होता है, इसका उल्लेख जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में दिया है। भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्तों का महत्वपूर्ण योगदान है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है। सबसे प्राचीन मूर्ति जो है सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की विशाल तांबे की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह बर्किंघम संग्रहालय में रखा गया है, और इस मूर्ति की ऊंचाई 7.5 फीट है और वजन 1 टन है। और इसी प्रकार दिल्ली का गुप्तकालीन लोह स्तंभ आज भी जंग रहित है। यह जो है धातु कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देता है। चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके उत्तराधिकारियों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे। समुद्रगुप्त एक महान कवि था, और समुद्रगुप्त ने हरिशेन नामक एक प्रसिद्ध विद्वान को संरक्षण दिया था। ठीक है। और सुबंधु ने वासदत्ता नामक पुस्तक लिखी थी। इस काल के को प्रसिद्ध लेखक थे जिसका नाम था विशाखा दत्त। उन्हें मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचना की है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको क्योंकि आप लोगों पर लेखकों के नाम जो है याद कर लें। ठीक है। इस काल में एक और एक प्रसिद्ध कवि हुए थे शूद्रक, जिन्होंने क्या लिखी है, मृक्ष कटिकम नामक रचना की है। क्लियर चीज है ये। बौद्ध लेखक अमर सिंह ने अमर कोश नामक पुस्तक की रचना की है। इस काल में भारवी द्वारा लिखा गया, देखिए, किराता जूर्नियम में अर्जुन और शिव के बीच संवादों का वर्णन दिखाया गया है। ठीक है। भागवत संप्रदाय के विकास में भी गुप्तों का महत्वपूर्ण योगदान था। शून्य की खोज किसने किया आज तक अज्ञात है, परंतु शून्य के रूप में संख्या को स्वीकार करने वाला ब्रह्मगुप्त पहला गणितज्ञ था। शून्य एवं अनंत के बीच संबंध शून्य के गणितीय तात्पर्य समझाने वाला भास्कराचार्य पहला गणितज्ञ थे। इस समय दशमलव पद्धति का भारतीयों द्वारा ढूंढा गया था। गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी जो दिनार कही जाती थी। गुप्तों ने चांदी के सिक्के को रूपक और सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे। गुप्त काल में अधिकांश उत्तर भारतीय व्यापार ताम्र लिप्ति बंदरगाह से संपन्न होता था। ईसा की 3री शताब्दी से जब हुण आक्रमण ने रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया और भारतीय दक्षिण पूर्वी एशिया व्यापार पर एकाधिकार निर्भर हो गए थे। ठीक है। हुण फूलता चीन के मंगोल जाति के थे। वे असभ्य थे, जंगली थे, बर्बर थे, और प्रमुख शासक जो है तोरमान और मिहिरकुल था, जिसकी जिक्र मैं आप लोगों के पास क्लास की शुरुआत में किया। ठीक है। तोरमान हुन शासक था। इसने स्कंदगुप्त ने हुनों को अधिक बार परास्त किया था। ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में देखते हैं, गुप्त काल की भाषा, राजकीय भाषा क्या थी, संस्कृत थी। ठीक है। तो संस्कृत में बहुत सारी कालिदास की प्रमुख रचनाएं, जिसको पहली बता, विशाखा दत्त की प्रमुख रचनाएं, शूद्रक की प्रमुख रचनाएं, अमरकोश अमर सिंह की प्रमुख रचनाएं। ठीक है। मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु चंद्रगुप्त मौर्य के समय के राज दरबार की दुर्विधि संधियों है। इसके अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट रूप में वर्णन किया गया है। अनेक स्मृतियों का संकलन किया है। षट दर्शन का सिद्धांत पुराणों का भी अंतिम संकलन जो है इसी काल में हुआ था।
गुप्तकालीन नाटकों में स्त्री और शूद्र पात्र प्राकृतिक भाषा का और अन्य पात्र जो है संस्कृत का प्रयोग करते थे, ऐसा बताया गया है। संस्कृत ग्रंथों का यूरोपीय भाषा में प्रथम अनुवाद जो है मनुस्मृति का है, ठीक है। और उसके बाद जो है विज्ञान शाकुंतलम और गीता का भी अनुवाद हुआ था यूरोपीय भाषाओं में, याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो यह गुप्त काल के संदर्भ में जो है हमने गुप्त काल का जो है प्रमुख राजवंश और गुप्त काल के संदर्भ में हमने यहाँ पर पढ़ाई किया, ठीक है। गुप्त काल उनकी जो राजाओं का हायरार्की है, राजाओं का जो उनका उनको उनके संदर्भ में पढ़ा, क्लियर चीज है ये। और राजवंश और जो प्रमुख जो राजा थे उनके बारे में पढ़ा। उसके अलावा हमने सामाजिक प्रशासनिक स्ट्रक्चर को देखा, उनके राजनीतिक स्वरूप को देखा, साहित्य का देखा, कला को देखा, विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रगति हो रही है, ठीक है, उनका सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना कैसा था। इन सब को गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में आपको मैं बताया, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में हमेशा आते रहता है। इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं, हम गुप्तोत्तर काल की बात करते हैं। तो गुप्तोत्तर काल में देखिएगा, गुप्त काल के बाद जो है तीन प्रमुख गुप्तोत्तर काल में तीन प्रमुख राजवंशों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अगर हम बात करते हैं तो उत्तर भारत में गुप्तों के बाद जो है धीरे धीरे क्या हो गया, राजनीतिक स्थिरता जो है छिन्न होने लगी। तो उत्तर भारत में कुछ हद तक जो है राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने का जो काम किया, वह राजा हर्षवर्धन को जाता है, जो किससे संबंधित था, पुष्यभूति वंश से संबंधित था। तो गुप्तोत्तर काल के बाद जो है हम तीन प्रमुख राजवंशों की बात करते हैं। तो दक्षिण भारत के संदर्भ में हम चालुक्य वंश की बात करते हैं और पल्लव वंश की बात करते हैं। और उत्तर भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं पुष्यभूति वंश का, पुष्यभूति वंश के बाद बात करते हैं जिसमें राजा हर्षवर्धन की हम बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ हद तक जो है दक्षिण भारत में राजनीतिक स्थिरता देने का कार्य जो है चालुक्य वंश और पल्लव वंश के शासकों ने किया। उसी प्रकार उत्तर भारत में जो है राजनीतिक स्थिरता कुछ हद तक प्रदान करने का कार्य जो है पुष्यवती वंश के शासकों ने किया, जिसमें जो है हर्षवर्धन जो है बहुत प्रतापी और विद्वान शासक के रूप में स्थापित होता है, क्लियर चीजें। तो गुप्तोत्तर काल में हम देखते हैं तीन प्रमुख हम राज्य वंशों के बारे में पढ़ते हैं। तो चालुक्य वंश के बारे में करते हैं। तो चालुक्य वंश का प्रथम पुलकेशिन प्रथम जो है वह चालुक्य वंश का संस्थापक था, और ये वातापी या वादामी को अपनी राजधानी बनाकर शासन कर रहे थे। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा जो है वह पुलकेशिन द्वितीय था, जो हर्षवर्धन का समकालीन था। इसका समय जो है 610 से 642 ईसा पूर्व का था। और इसने नर्मदा नदी के तट पर इसने दक्षिण में जो हर्ष ने विजय अभियान चलाया था उसको यहाँ पर रोका था। और इसके विजय अभियानों का वर्णन जो है रवि कृति के एहोल प्रशस्ति से हमको मिलता है। तो रवि कृति जो है वह पुलकेशिन द्वितीय का क्या था, कवि था। और उसने उसके संदर्भ में प्रशस्ति लिखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एहोल प्रशस्ति लिखते हैं। तो मुख्य मुख्य हम बातें करते हैं गुप्तोत्तर काल में तीन प्रमुख राजवंशों के बारे में हम पढ़ते हैं। दक्षिण में जो है चालुक्य और पल्लव वंश की बात करते हैं, और उत्तर में जो है पुष्यभूति वंश या जो है या राजा हर्ष की हम बात करते हैं, राजा हर्षवर्धन की बात करते हैं, क्लियर चीज है ये, ठीक है। तो चालुक्य वंश के संस्थापक किसने किया था, प्रमुख राजा पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन हम द्वितीय की बात करते हैं, ठीक है। इनकी राजधानी क्या थी, वातापी या बादामी थी। और पुलकेशिन द्वितीय जो है वह राजा हर्ष का समकालीन था, और इसने राजा हर्ष को क्या किया था, परास्त किया था। यह यूपीएससी के एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन था। दूसरा जो प्रमुख राजवंश है उसको देखते हैं, पल्लव वंश देखते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक जो है वह शिव विष्णु था, और इसकी राजधानी जो है कांचीपुरम थी, ठीक है। और इस वंश के राजाओं के जो प्रमुख राजाओं में नाम आते हैं, हम बात करते हैं महेंद्र वर्मन, जिसका शासनकाल जो है 600 से 630 था, और यह एक बहुत विद्वान शासक था। इसने मत विलास प्रहसन नामक नाटक की रचना की, याद रखिएगा। पल्लव वंश राजा कौन है, महेंद्र वर्मन। इसने 600 630 ईसा पूर्व में क्या किया, मत विलास प्रहसन नामक नाटक की रचना की। अन्य राजाओं में आता है नरसिंह वर्मन का नाम आता है। इन्होंने क्या किया था, चालुक्यों के बादामी पर अधिकार कर लिया था, और वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी, ने हराया था, क्लियर चीज है ये, इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। मैं बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिक्टेट कर रहा हूं यहाँ पर।
नरसिंह वर्मन प्रथम ने, अब नरसिंह वर्मन प्रथम में देखिए मल्लपुरम या महाबलीपुरम नगर की नींव रखी थी, और वहीं से चट्टानों को काट कर उसने रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था, महाबलीपुरम का, ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसको या राज सिंह को भी इसको कहा जाता है, इसने कांची के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर चीज है ये। तो नरसिंह वर्मन ने क्या किया कि कांची के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। क्लियर चीज है ये, याद रखेंगे। पल्लव वंश के संदर्भ में पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। उसकी राजधानी क्या थी? कांची थी। और महेंद्र वर्मन का जो 600 से 630 ईस्वी का, ठीक है, इसने क्या लिखा? मत्त विलास प्रहसन नामक नाटक की रचना की, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है बदामी पर अधिकार कर लिया, और उसने वतापी कोंडा की उपाधि धारण की, और नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम की स्थापना की। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने क्या किया? कांची के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरा जो प्रमुख राजवंश था जिसने उत्तर भारत पर शासन किया और उत्तर भारत को कुछ हद तक जो है राजनीतिक स्थिरता देने का काम किया, उस राजवंश का नाम है पुष्यभूति वंश। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था वह राजा हर्ष था। क्लियर चीजें? ठीक है, क्लियर चीजें। तो गुप्तों के बाद जो लिखे देखेंगे, थानेश्वर को राजधानी बनाकर पुष्यभूति ने वर्धन वंश की स्थापना की। पुष्यभूति ने क्या किया? वर्धन वंश की स्थापना की, ठीक है। ठीक है। इस वंश का जो चौथा प्रतापी राजा था उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र हुए, एक का नाम था राज्यवर्धन और दूसरे का नाम था हर्षवर्धन, ठीक है। तो प्रभाकर वर्धन कौन था? हर्षवर्धन के पिता थे। तो प्रभाकर वर्धन जो है इस वंश का चौथा शासक था, और उसके दो पुत्र हुए, ठीक है। उसके दो पुत्र हुए, एक पुत्र का नाम था राज्यवर्धन और दूसरे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन। क्लियर चीज है ये। तो गुप्तों ने थानेश्वर को राजधानी बना, गुप्तों के बाद जो है थानेश्वर को राजधानी बनाकर पुष्यभूति वंश ने क्या क्या वर्धन वंश पुष्यभूति ने क्या किया? वर्धन वंश की स्थापना की। और प्रभाकर वर्धन जो है इस वंश का चौथा राजा था, और जिसके दो पुत्र हुए, एक पुत्र का नाम था राज्यवर्धन और दूसरे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन। तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद जो है उसके भाई को जो है वह सिंहासन प्राप्त होता है, जिसका नाम क्या था? हर्षवर्धन था। क्लियर चीजें? तो हर्षवर्धन को जो है सिंहासन मिलता है, ठीक है। तो हर्षवर्धन को जब सिंहासन मिलता है तो वह समय है, वह है अब समय जो है वह है 606 ईस्वी का, ठीक है। 606 ईस्वी का समय है, ठीक है। इसके बाद राजा हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई, और कन्नौज जो है फिर जो है उत्तर भारत का सत्ता का मुख्य केंद्र जो है अब कन्नौज स्थापित हो जाता है। क्लियर है। और हर्षवर्धन ने गुर्जरों को भी परास्त किया था। क्लियर चीजें? तो थानेश्वर से राजधानी कहाँ चली गई? कन्नौज चली गई, ठीक है। और कन्नौज जो है अब जो है भारत की राजनीति का मुख्य केंद्र हो गया। जो राजपूत काल में जो है कन्नौज पर सत्ता को लेकर क्या होता है? प्रमुख राजवंशों में युद्ध होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है चीजें ये? ठीक है। हर्ष के समय, हर्ष ने कब राज्य सिंहासन प्राप्त किया? लगभग 606 ईस्वी तक उसने क्या किया? लगभग शासन किया और राज्याभिषेक किया, ठीक है। और हर्ष ने के समय अधिकारियों को वेतन के बदले शासन आदेश द्वारा भूमि दान देने की प्रथा स्थापित किया गया था। क्लियर है चीजें ये? हर्षवर्धन जो है लगभग 606 ईस्वी में शासन को प्राप्त किया और 40 वर्षों तक इसने शासन करता है, ठीक है। राज्य हेतु हर्षवर्धन ने अनिवार्य श्रम भी लिया जाता था, जिन्हें विष्टि कहा जाता था, ठीक है। हर्षकालीन चरित्र का ऐतिहासिक स्रोत जो है हमको वाण्य भट्ट के हर्ष चरित्र से मिलती है और वेनसांग के वर्णन से मिलती है, ठीक है।
सॉरी। और किससे मिल रही है हमको? ह्वेन सांग की यात्रा वृतांत से मिलती है। ठीक है। ह्वेन एक चीनी यात्री था जो 629 ईस्वी में वह भारत आया, और उसने यात्रियों का राजकुमार कहा, और उसने एक रचना की, सी यू की। उसने पश्चिम भारत का वर्णन किया है, और उसने भारत यात्रा का वर्णन किया है। और फाहियान की तरह यह भी बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ आया था। और ह्वेन ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, और वहाँ 645 ईस्वी तक वहाँ रहा। उसके बाद वहां से वह चला जाता है। भारत में लगभग वह 645 एडी तक यहाँ पर रहा है। ठीक है। तो प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन जो है, इस वंश का क्या हो रहा है? प्रतापी राजा हो रहा है। ठीक है। और हर्ष जो है प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में एक प्रयाग संसद का आयोजन करता था, जिसका नाम था मोक्ष परिषद, और एक सभा का आयोजन करता था, और जिसने अपनी पूरी संपत्ति वह दान कर देता था। हर्ष ने महायान के प्रचार हेतु कन्नौज में एक सभा का आयोजन किया था। हर्षकालीन जो है विद्या का प्रमुख केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था, और नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त शासक कुमार गुप्त तथा उसके अधिकारियों ने संरक्षण प्रदान किया था। उसके बाद उसको हर्षवर्धन ने उस संरक्षण को कायम रखा, और लगभग 200 गांवों का राजस्व का प्रतिवर्ष जो भी रेवेन्यू आता था वो नालंदा विश्वविद्यालय को दे देता था। और ऐसा कहा गया है कि लगभग 10,000 विद्यार्थी जो है वहां पे शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है। क्लियर चीजें। हर्ष जो है वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा का समर्थक था, विस्तारक था। और हर्ष ने लगभग उत्तर भारत को अपने क्षेत्र की स्थापना की, और उत्तर भारत में जो है कुछ हद तक राजनीतिक स्थिरता देने का काम किया। और उसने दक्षिण भारत विजय का अभियान चलाया, लेकिन इसके दक्षिण भारत के विजय अभियान की सपना को जो है चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने ध्वस्त कर दिया, और उसको रोक दिया, और उसने उसने उसको हरा दिया, जिसकी जानकारी हमको यहोल प्रशस्ति से प्राप्त हो रही है, जिसकी रचना रवि कृति ने किया था। ठीक है। ठीक है। लिखिएगा, अन्य जो बौद्ध यात्री जो आता है उसका नाम इत सिंह है। और इत सिंह भी क्या करता है? चीन का यात्री था जो भारत में आया था, और खासकर बिहार का उसने भ्रमण किया था। ठीक है। तो हिन सांग और इत सिंह के संदर्भ में देखते हैं, प्रमुख चीनी यात्री थे जो इस समय जो है भारत आए थे। ठीक है। तो ये हर्ष के बारे में संदर्भ हो गया। तो हमने गुप्तोत्तर काल में 3 प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ा। गुप्तोत्तर काल में उत्तर में हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, और दक्षिण में चालुक्य वंश और पल्लव वंश के बारे में हमने पढ़ाई किया। क्लियर है? तो ये महत्वपूर्ण गुप्तोत्तर राजवंश थे। ठीक है। इसके बाद जो है भारत की हम बात करते हैं, तो हम उसके बाद हम राजपूत काल की बात करते हैं। ठीक है। राजपूत एज की बात करते हैं, तो देखेंगे राजपूत एज। ठीक है। तो राजपूत काल में भी देखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ के जो है स्थापत्य के अलावा मतलब मंदिर और साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में क्वेश्चन बहुत ज्यादा यूपीएससी में आ रहे हैं। ठीक है। तो देखेंगे राजपूत एज की हम बात करेंगे, तो हर्ष के बाद राजनीतिक एकता जो है धीरे धीरे क्या होने लगी? उत्तर भारत की छिन्न भिन्न होने लगी, और छोटे छोटे राजपूत राज्यों का उदय हो रहा है। और राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत विवादास्पद है। कवि चंद्र बरदाई के अनुसार यज्ञ के अग्नि कुंड से जो है राजपूतों की उत्पत्ति होती है। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान राजपूतों की उत्पत्ति है। अधिकांश विद्वान राजपूतों की वो क्षत्रिय, ब्राह्मण और विदेशी जातियों से मिली जुली उत्पत्ति पर विश्वास करते हैं। ठीक है। तो उस समय के हमको जितने भी साहित्य से मिल रहा है, तो उसमें जो है लगभग जो है 36 प्रकार के राजपूत जो है कुल का जिक्र किया गया है। ठीक है। और कहीं कहीं तो इससे ज्यादा भी दिया गया है। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग विवाद दिए गए हैं, और जो कभी भ्रामक लगते हैं, लेकिन जो है ये क्षत्रिय, ब्राह्मण और विदेशी जातियों से मिली जुली उत्पत्ति पर विश्वास किया जाता है। ठीक है। तो हर्ष के बाद क्या हो रहा है? धीरे धीरे क्या राजनीतिक सत्ता छिन भिन हो रही है, और स्थानीय शासकों ने क्या किया? अपने आप को स्वतंत्र कर दिया, और अलग अलग जो है क्या करते हैं? राजवंश की स्थापना करते हैं। और इस समय भारत में जो है लगभग जो है 36 राजवंशों की जिक्र मिला जाता है, जिसको भारत के इतिहास में हम राजपूत काल कहते हैं। ठीक है।
अब ये देख, राजपूत काल में सत्ता का जो प्रमुख केंद्र होता है वह पाटलिपुत्र नहीं होता है, वह क्या होता है, कन्नौज होता है। और कन्नौज पर सत्ता को लेकर इस समय के तीन प्रमुख राजवंश थे, जिनका नाम था गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूल और पाल वंशों के मध्य जो है लंबे समय तक, लगभग 200 वर्षों तक जो है वह युद्ध होता है। 8वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक लगातार युद्ध होते रहते हैं कन्नौज पर अधिकार को लेकर, जिसे भारत के इतिहास में इस युद्ध को त्रिपक्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर चीज है ये। तो इस काल के जो प्रमुख राजवंश थे उनकी मैं इस संक्षिप्त में कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। इस समय जो बंगाल के पाल और सेन वंश को जिक्र मिलती है, सब गोपाल वंश के संस्थापक जो है गोपाल पाल था, और इसकी आरंभिक राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। ठीक है, इनके संदर्भ मुख्य मुख्य बातें हैं। ठीक है, धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार और सोमपुर में बिहार की स्थापना करता है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में था। देवपाल को बौद्ध धर्म का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। पाल शासकों ने तिब्बत में भी सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए थे, और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। इन्होंने बौद्ध धर्म को पाल शासकों ने क्या किया, समर्थन किया। ठीक है, सेन वंश का संस्थापक जो है सामंत सेन था, और अंतिम शासक जो है लक्ष्मण सेन को माना जाता है। इसके दरबार में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे, और बाद में बंगाल पर बख्तियार खिलजी का अधिकार हो गया। याद रखेंगे, सेन वंश भी बंगाल पर शासन कर रहा था। इसके दरबार में गीत गोविंद के रचयिता जो है जयदेव रहते थे। अंत में बख्तियार खिलजी ने क्या किया, बंगाल पर अधिकार कर लिया। ठीक है, कन्नौज की हम बात करते हैं। कन्नौज की गुर्जर प्रतिहार संस्थापक हरिश्चंद्र था, इसका सर्वाधिक प्रतापी राजा भोज था, या मिहिर भोज, और आदमविराह हुआ था। इस संदर्भ में आप देख सकेंगे क्या, गुर्जर प्रतिहारों के संदर्भ में। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की हम बात करते हैं। इसका संस्थापक जो है दंती दुर्ग था, राजधानी जो है मालखेड़ थी। इस वंश का कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। पॉइंट बी नोटेड, ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ क्वेश्चन। तो इसने क्या किया, कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। और शासक जो है अमोध वर्ष ने एक कन्नड़ ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना की थी। इस संदर्भ में याद रखिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन से ही यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं अनेक अलग अलग राजवंश जो चौहान वंश का, और इसी वंश से संबंधित कौन थे, पृथ्वीराज चौहान थे। और इन्होंने, ये चौहान वंश जो है दिल्ली और अजमेर पर शासन कर रहा था। इस वंश का संस्थापक जो है वसुदेव था, और इसने तोमर शासकों से दिल्ली को प्राप्त किया था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, और उसकी वीरता का वर्णन जो है पृथ्वीराज रासो से हमको मिलता है, जिसकी रचना जो है चंद्रवरदाई ने किया था। और उसने गढ़वाल वंश के शासक जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण करके उससे विवाह किया था। ठीक है, और इसने जो है मोहम्मद गौरी के साथ दो युद्ध लड़ा, जिसे बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट और सेकेंड के नाम से जाना जाता है। 1191 और 92 में लड़ा गया। पहला युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है, लेकिन दूसरी युद्ध में जो मोहम्मद गौरी जो है वह पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, और बाद में कैद कर उसकी हत्या कर दी जाती है। क्लियर चीज है ये। तो इस संदर्भ में आप जरूर देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स मैं आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ। तो राजपूत काल में आपने क्या देखा, प्रमुख राजवंशों में बंगाल की पाल वंश, सेन वंश, कन्नौज की गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट वंश और चौहान वंश के बारे में पढ़ा। ठीक, हम परमार वंश को देखते हैं। यह परमार वंश जो है मालवा के आसपास क्षेत्रों में शासन कर रहा था। इसका शासक स्थापना जो है कृष्ण राज उपेंद्र था। राजा भोज इस वंश का सबसे महानतम शासक था। उसने अपनी राजधानी धार नगरी बनाई, जिसको संस्कृति की नगरी कहा गया। यह बहुत विद्वान था, और अपने दरबारों में जो है वह विद्वानों को संरक्षण देता था। क्लियर चीज है ये। और इसने अनेक ग्रंथों की रचना की है। भोजताल और धार में सरस्वती मंदिर और संस्कृत विश्व महाविद्यालय की स्थापना इन्होंने ही कराई थी। ठीक है, बहुत विद्वान था जिसका नाम था राजा भोज। ठीक है, याद रखेंगे इसको। फिर जो लिखेंगे,
बुंदेलखंड का चंदेल वंश, ठीक है, बुंदेलखंड का जो चंदेल वंश है इसका संस्थापक जो है नन्नुक था और इसकी राजधानी खजुराहो थी। खजुराहो के अधिकांश मंदिर जो है इस वंश का राजा धंग के शासन काल में बना था, ठीक है, जिसको कंदरिया महादेव का मंदिर कहा जाता है, ठीक है। और जो चंदेल शैली में बना हुआ मंदिर है जिसको खजुराहो के नाम से हम जानते हैं, तो क्या नाम है मंदिर का? कंदरिया महादेव का मंदिर है। अल्लाह और रुदल इसी के राज्य के वीर सेनानी थे, जैसे हमको वहां पे दिखने को लोकगीतों में मिलता है, ठीक है। तो बुंदेलखंड में कौन शासन कर रहा था? चंदेल वंश का शासक था। संस्थापक कौन था? नन्नुक। और इस समय राजा धंग जो इसका राजा था उसका समय था 950 से 1007 ईस्वी के आसपास। इसने क्या किया था? खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव का किया था। इस काल के एक प्रमुख राजा थे कलचुरी वंश, जिसने जबलपुर और छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्षेत्रों में शासन किया। इसका संस्थापक जो था कुकल प्रथम था और जबलपुर के त्रिपुरी में उसने शासन स्थापना की और बाद में समूचे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक इसने शासन किया। इस प्रकार गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक हैं। इन्हीं के समय माउंट आबू में दीड़वाड़ा का जो जैन मंदिर का निर्माण हो रहा है और ये जैन अनुयायी सोलंकी शासक कुमारपाल ने हेमचंद्र को आश्रय दिया था। इन्होंने क्या किया? जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार देखते हैं सिंध राज्य का शासक दाहिर था और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। यह किसी भारतीय राज्य के विरुद्ध प्रथम मुस्लिम आक्रमण था जिसको मोहम्मद बिन कासिम अरब ने इस पर आक्रमण किया था। क्लियर चीज है ये। तो इस संदर्भ में हमने देखा प्रमुख राजवंश कौन कौन दिख रहे हैं? पाल वंश, सेन वंश, गुर्जर प्रतिहार, चौहान वंश, राष्ट्रकूट वंश, परमार वंश, बुंदेलखंड, कलचुरी वंश, गुजरात के सोलंकी वंश, सिंध वंश। और हम देखते हैं चोल वंश के बारे में बात करते हैं जो 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक क्या करता है? शासन करता है, ठीक है। चोल वंश जो है इसके संस्थापक जो है विजयालय था, इसकी राजधानी तंजौर थी और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था वह राजा तथा राजेंद्र प्रथम थे। राजा ने प्रथम ने उत्तरी लंका को अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया और इसने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। राजेंद्र का एक प्रमुख अभियान जो है उत्तर भारत के शासकों के विरुद्ध था। इस अभियान की तुलना समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत अभियान से की जा सकती है। इस अभियान की सफलता पर राजेंद्र प्रथम ने कावेरी तट पर गंगई कोडचोलपुरम नगर की स्थापना की थी। याद रखेंगे इस पॉइंट्स को। चंदौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राजा प्रथम ने बनवाया था, ठीक है। चोलों की जो है नौ सेना श्रेष्ठता अपने आप को बहुत ज्यादा थी और पूरे बंगाल की खाड़ी पर इन्होंने क्या किया? आधिपत्य स्थापित करके रखा था, ठीक है। ग्राम प्रशासन की चोल प्रशासन की विशेषता थी। चोल प्रशासन के गांवों को पूर्ण स्वायत्तता दी थी। इसकी विस्तृत जानकारी जो है उत्तर मेरूर अभिलेख से हमको प्राप्त होता है, ठीक है। चोल काल की धातु मूर्तियों में नटराज शिव की चतुर्भुज कांस्य मूर्ति विश्व विख्यात है। दक्षिण भारत का चोल राजवंश अपनी नौ शक्ति के लिए प्रसिद्ध था और इसने जो है मलय महाद्वीप और इंडोनेशिया तक वो अपने प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाकर रखा हुए थे। क्लियर है चीजें? जो चोल वंश के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें हो गई जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो राजपूत काल के संदर्भ में इसको देखिएगा और उससे भी महत्वपूर्ण चीज है राजपूत काल की जो प्रमुख उपलब्धियां थी उसको हम देखते हैं, ठीक है। सामंतवासी का विकास होता इस काल में लिखेंगे सामंतवाद की शक्ति बढ़ी और सामंतशाही समाज के विकास ने राजाओं की स्थिति को निर्बल और सामंतों पर निर्भर कर दिया। छोटे छोटे प्रभाव क्षेत्र बने जिसमें व्यापार निरुत्साहित हुआ और गांव की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े और स्थानीय कला साहित्य को बढ़ावा भी मिलता है। ये राजपूत काल की क्या है? प्रमुख विशेषताएं हैं। कला और स्थापत्य के क्षेत्र में देखते हैं इस काल में उत्तर भारत में मंदिर जो है नागर शैली में बने जबकि दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की एक नई शैली आई जिसको चालुक्य शैली या द्रविड़ शैली कहा गया,
ठीक है। एलोरा के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, और राष्ट्रकूट शासकों के मुंबई के निकट एलिफेंटा के गुफा मंदिरों का भी निर्माण करवाया, और यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति स्थित है। याद रखेंगे, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूं मैं आप लोगों को। पल्लव चोल शासकों ने दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली का विकास किया। इस शैली के प्रमुख मंदिर कांची का कैलाशनाथ मंदिर और तंजौर में राजराजा द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर अथवा बृहदेश्वर मंदिर है। पॉइंट बी नोटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की चालुक्य शैली के उदाहरण बादामी, ऐहोल, पट्टकल और हलवेदी से में मिलते हैं। इस श्रेणी का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण हमको हलवेंदी स्थित होयलेश्वर का मंदिर है। ठीक है, याद रखेंगे। मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण श्रवण बेलगुला में गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति है, जिसका निर्माण 943 ईस्वी में चामुंड राय ने किया था। यह प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है, चोल काल में नटराज शिव की नृत्य मुद्रा की काश्य मूर्ति का निर्माण हुआ है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में देखेंगे, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र, नारायण भट्ट ने हितोपदेश और सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की है। पॉइंट बी नोटेड। भास्कराचार्य द्वितीय द्वारा रचित लीलावती गणित पर लिखी पुस्तक है, और लीलावती नाम उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर रखा। कल्हड़ का राज तरंगिणी ये भी महत्वपूर्ण है, जो भारत का प्रथम सुव्यवस्थित ऐतिहासिक ग्रंथ है, जो कश्मीर के इतिहास पर क्या करता है, प्रकाश डालता है। प्रसिद्ध नाटककार भवभूति ने उत्तर रामचरित्र, महावीर चरित और मालती माधव की रचना की। ठीक है, विज्ञानेश्वर ने भिताक्षरा और जीवित मूलवाहन ने दायभाग विधि ग्रंथ की रचना की। कंबल ने तमिल रामायण की रचना की। पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे संस्थापकों में जो प्रमुख राष्ट्र में आपको चंदेल वंश का संस्थापक कौन है, नन्नुक है। ठीक है, परमार वंश कृष्णराज उपेंद्र है। सेन वंश का सामंत सेन है। गढ़वाल वंश का चंद्रदेव है। राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्ग है। पाल वंश का गोपाल पाल है। गुर्जर प्रतिहार का हरिश्चंद्र है। कभी आपके कॉलम में इसमें ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, शंकराचार्य का जन्म केरल के कलादी में हुआ, और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, और उनका दर्शन वेदांत का था, और उसने भारत में 4 पीठ बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में स्थापित किए। कांची पंचम पीठ के रूप में जाना जाता है। पॉइंट भी नोटेड। यह उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम में कभी पूछा गया था। दक्षिण भारत में नैनार शिव के भक्त संत और अलवार जो है विष्णु के भक्त थे। याद रख लीजिएगा। 12वीं शताब्दी के दौरान एक और लोकप्रिय आंदोलन हुआ, जिसे लिंगायत कहते हैं। इसने प्रतिष्ठाता वासव और चन्न बासव थे। लिंगायत शिव पूजक थे। कौन स्थापना था, प्रतिष्ठाता कौन थे, बासव और चन्न बासव। इस काल में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का भी उत्पन्न हुआ, और जो है बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। तंत्र मार्गी पंच मकार थे, मध्य माग, मत्स्य, मदिरा, मैथुन। ठीक है, दिल्ली की स्थापना तोमर शासकों द्वारा 736 ईस्वी में किया गया। इसका नाम उस समय ढिल्लिका था, और बाद में इन्हीं तोमर शासकों से अजमेर मतलब चौहान वंश के शासकों ने उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, कोयलेश्वर जो शिव मंदिर है, वो किसका मंदिर है, शिव का मंदिर है। और विज्ञानेश्वर मध्यकाल भारत के क्या थे, विधि वेत्ता थे। विज्ञानेश्वर जो है वो मध्य भारत के क्या थे, विधि वेत्ता थे। क्लियर चीज है ये। तो प्रमुख जो इस काल में मंदिर बन रहे हैं, देखिएगा, दशावतार का मंदिर गुप्त काल में बना है, देवगढ़ झांसी में स्थित है। कंदरिया महादेव धंगदेव ने बनाया है, खजुराहो छतरपुर। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया है, राष्ट्रकूट वंश का है, यह इनोरा महाराष्ट्र में स्थित है। विष्णु मंदिर यशु वर्मन ने बनाया, चंदेल वंश के शासक, खजुराहो में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर राज राजा प्रथम चोल वंश के शासक ने बनाया है, तंजौर में स्थित है। सूर्य मंदिर
नरसिंह देव गंग वंश के शासक हैं, कोणार्क पुरी में स्थित है। मार्तंड मंदिर जिसको ललिताद्रि मुक्तापीठ कहते हैं, कश्मीर में बना है, सूर्य का मंदिर है, ठीक है। और जगन्नाथ मंदिर अनंत वर्मन गंग वंश के शासक बनाया है, जो पूरी उड़ीसा में स्थित है। क्लियर चीज है ये। तो ये प्रमुख जो है मंदिर जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग जरूर देखिएगा। और पूरी वीडियो को देखने से ही आपको क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर चीजें, तो ये सब चीजें जो है आप लोग देखिएगा। और इस प्रकार जो है आज की क्लास में मैं आप लोगों को साथ क्या डिस्कस किया, आज की क्लास में हमने गुप्तोत्तर काल और राजपूत काल के संदर्भ में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों को यहाँ पर हमने पढ़ा है, जो आपकी प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी प्रकार के तथ्यों की मिसिंग नहीं है। अगर आपको मैं 90% गारंटी देता हूं कि आप लोगों का क्वेश्चन जो है इसी के संदर्भ में बनेगा। आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा, देखिएगा आपके ऑब्जेक्टिव जो है जो यूपीएससी के एग्जाम में इस क्वेश्चन से जरूर बनेंगे। उन चीजों को ही ज्यादा मैं इंपॉर्टेंस दिया हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी चीजों को आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद। और मेरा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।